तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी जिसकी वजह से चैनल की रीच गिर गई थी और इस वजह से हमारी अर्निंग पे भी अफेक्ट हुआ है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सामने दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझे जो देना चाहे वो दे सकते हैं और इस तरीके से मेरी मदद कर सकते हैं। थैंक यू। हर एपिसोड के स्टार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि इस दुनिया के अंदर इंसानियत का जो फ्यूचर है वो कंट्रोल होता है एक एंटिटी और एक लॉ से, यानी एक ऐसी चीज़ से जिसके बाद अगर वो तुम्हारे पास रहे तो एक ऐसा माना जाता है कि ऊपर वाले का हाथ तुम्हारे ऊपर है। बट इतना सच है कि अगर तुम्हारे पास ये चीज़ है तो उसके बाद तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तुम्हारे ऊपर किसी भी तरीके का खुद का विल पावर नहीं रहता है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक आदमी फौज कर रहा होता है एक ब्लैक स्वॉर्ड को और उसे बना रहा होता है और जैसे ही वो रिपेयर करता है और रिपेयर करके हमारे मेन कैरेक्टर को देता है, हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम रहता है गट्स, वो निकल जाता है उस ब्लैक स्वॉर्ड को लेकर एक विलेज के अंदर या एक किंगडम के अंदर जा रहा होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ बार के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कैसल का हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका है, जब से ग्रिफिथ हमारा किंग बन चुका है हर जगह पे बुराइयाँ छा चुकी है। जिसके बाद वो आदमी कहता है तुम ध्यान से बोलो तुम क्या कह रहे हो। तभी उस बार के अंदर कुछ लोग एंट्री करते हैं और वहाँ पर जो खड़ी लड़की रहती है वो गिर जाती है और यहाँ पर वो सोल्जर आते हैं जो मिडलैंड के रहते हैं और वो देख कर उस लड़की को कहते हैं तुमने हमसे टकरा गई तो इसका मतलब अब तुम्हें हमें कुछ पनिशमेंट देनी होगी। और उसके बाद वो लड़की को वो लोग परेशान कर रहे होते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और वो कहता है कि उसे जाने दो, मैं तुम्हें भीख मांगता हूँ। बट तभी वो उस बूढ़े आदमी को गिरा के कहते हैं तुम्हें ये सब मजाक भूलना नहीं कि तुमने ये सब चालू किया था, तो तुम्हें क्या लगता है तुम बस माफ़ी मांग के यहाँ से चले जा सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तुम्हारी बेटी को सिखाएंगे कि आखिर में डिसिप्लिन क्या होता है। जिसके बाद वो उससे कहते हैं कि ड्रिंक सर्व करो और धक्का देकर उस ड्रिंक को गिरा देते हैं और कहता है कि क्या लगता तुम्हें मैनर्स नहीं आते हैं, चलो अब जल्दी से इसे चाटो। और उसे वो टेबल चटाने लगते हैं और कहते हैं कि जब तक इस टेबल के अंदर तुम्हारा चेहरा नहीं दिखता तुम्हें ये चाट चाट के साफ करना होगा और उसके ऊपर अत्याचार कर रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर गट्स वहां पर एंट्री लेता है और अपनी एरो से उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। उसके हाथ में एक क्रॉसबो लगा रहता है जिसकी मदद से वो एरो का इस्तेमाल करता है। तभी उनमें से एक लड़की को पकड़ के कहता है तुम्हें चुकाना होगा तुमने जो किया है। तभी गट्स कहता है मुझे तुम्हारे मास्टर से मिलना है और ये कहकर उसके ऊपर एरो फायर कर देता है जिसकी वजह से वो आदमी गिर जाता है और गट्स उसके पास जाकर उसके एरो को चेस्ट में और बुरी तरीके से दबाते हुए कहता है कि तुम्हें एक मैसेज लेके जाना होगा अपने मास्टर के लिए, उसे जाकर कहना कि ब्लैक स्वॉर्ड मैन आ चुका है। गट्स ये बात कह ही रहा होता है तभी उतने में पीछे से एक आदमी गट्स के ऊपर हमला करने वाला रहता है। बट गट्स अपनी ब्लैक स्वॉर्ड निकालकर उस आदमी को 2 टुकड़े में काट देता है, जो देखकर बहुत सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। ये न्यूज़ कि ब्लैक स्वॉर्ड मैन आ चुका है जो पूरी तरीके से काले कपड़े पहनता है और क्रॉसबो का इस्तेमाल करता है। उसने बड़ी ही आसानी तरीके से कैसल के गार्ड को बहुत ही कुछ सेकंड के अंदर ही काट दिया। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि मिनिस्टर आप क्या करना चाहोगे? तभी मिनिस्टर कहते हैं कि उस आदमी की सर्च करो, पता लगाओ कि आखिर वो कहाँ पर है। अब मैं ये बात मास्टर को किस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग निकल जाते हैं गट्स के लिए कि आखिर गट्स कहाँ पर है उसे कैप्चर करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जो आदमी गट्स का मैसेज लेकर आता है उसके मास्टर के पास और उसे बताता है कि आखिर गट्स से क्या मैसेज दिया। उसके मास्टर कहते हैं फाइनली वो यहाँ पर आ चुका है। दूसरे सीन में हम गट्स को देखते हैं जो जंगल में बैठा रहता है और हम देखते हैं कि उसका जो ब्रांडेड बाक रहता है वो अचानक से लाल होने लग जाता है और वहाँ से ब्लड निकलता है और उस कर्स मार्क की वजह से गट्स को काफ़ी सारे इल्यूजन दिखने लग जाते हैं। वो देखता है कि काफ़ी अलग अलग लोग उसे दिख रहे होते हैं और ये देखकर वो अपनी स्वॉर्ड उठा के खड़े हो जाता है। अगले सीन में हम कैसल में देखते हैं जहाँ पर मिनिस्टर कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पर है मास्टर। जिसके बाद उसके मास्टर कहते हैं तो मिनिस्टर तुम मुझ पे लगता भरोसा नहीं करते हो क्योंकि तुमने अभी तक मुझे कुछ भी नहीं बताया। मिनिस्टर कहता है कि जिसने आपके आदमियों को मारा वो बस एक ट्रैवलर है। जिसके बाद मास्टर कहते हैं तो उसने ये नहीं कहा कि वो एक ब्लैक स्वॉर्ड मैन है, इसने ये कहा ना। जिसके बाद मिनिस्टर कहता है कि हाँ उसने ये कहा, हम आपको और भी खाना और भी पैसा ला के देंगे और हम ऑफ कोर्स उस आदमी को पकड़ेंगे जिसने ये सब कुछ किया है। जिसके बाद मास्टर कहता है तो तुम बस अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो है ना, तुम खाली अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हो, मैं उसके बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, मुझे उससे मिलना होगा।
मुझे उस इंसान को अच्छी तरीके से वेलकम करना होगा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जब इंसान चिल्लाते हैं, जब मैं उसे जलाता हूँ, जब उनकी हड्डियों की आवाज़ मुझे कानों में सुनाई देती है, जब मैं उनकी हड्डियाँ तोड़ता हूँ। और वो कहता है कि मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बंदोबस्त करके, जिसके बाद मिनिस्टर कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे लोगों को कुछ भी नहीं करोगे, तुम उन्हें जाने दोगे। जिसके बाद वो मास्टर कहता है मुझे उन लोगों की बिल्कुल भी नहीं परवाह है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जो उनका मास्टर रहता है वो अपने आदमियों को लेकर पूरी तरीके से वो जो किंगडम रहता है उसे जला डालता है और कहता है कि एक भी लोग बचना नहीं चाहिए, सभी लोगों को मार दो। और वो यहाँ पर पूरी तरीके से तबाही मचा रहा होता है, पूरे एक विलेज को जला देता है, हर तरफ आग लगी रहती है। ये देखकर मिनिस्टर रोने लग जाते हैं। मिनिस्टर के आदमी कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। मिनिस्टर को भी कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ये क्या हुआ, और इन लोगों ने तो मेरा पूरा किंगडम ही बर्बाद कर दिया। जिसके बाद वो कहता है आखिर वो यहाँ पर आ गया। तभी हम देखते हैं कि जो गर्ड्स रहता है वो उस जगह पे पहुंच जाता है और वो गर्ड्स को बुलाने के लिए ये सब करता है। गर्ड्स अपना क्रॉसबो उठाता है और वो जो मास्टर रहता है उसके लोगों और मास्टर के ऊपर हमला करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गर्ड्स अपनी यहाँ पर तलवार निकालता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना हूँ कि ब्लैक स्वॉर्डमैन आ चुका है जो बहुत ज़्यादा ट्रबल मचा रहा है हम लोगों के लिए, और तुम्हें क्या लगता है तुम इंसान हमें हरा सकते हो, तुम तो बस एक इंसान हो। जिसके बाद गर्ड्स की नज़र पड़ती है उसके लॉकेट पे और वो कहता है अ बेलिट, और ये वही लॉकेट है जो हमें इंट्रो में स्टार्ट में दिखाया जाता है। और वो कहता है मुझे हंसी मत दिलाओ, और ये कहते हुए गर्ड्स की तरफ बढ़ता है। गर्ड्स अपनी ब्लैक स्वॉर्ड लेकर उस आदमी की तरफ बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड से उसका जो वेपन रहता है उसे उड़ा देता है, और उसके बाद उस आदमी के ऊपर क्रॉसबो से हमला करता है, जिसकी वजह से वो जो मास्टर रहता है वो दूर जाकर गिर जाता है और सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर इसने ये किस तरीके से किया। तभी हम देखते हैं कि वो जो मास्टर रहता है वो एक तरीके से ह्यूमन नहीं रहता है, वो एक स्नेक का फॉर्म लेकर आता है और गर्ड्स के ऊपर अपनी पूंछ से हमला करता है, और गर्ड्स उसके हमले की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। वो कहता है तुम बेवकूफ, तुम इंसान को क्या लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे, कोई इंसान मुझे नहीं मार सकता है, जो इंसान मॉर्टल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग कहते हैं कि ये तो एक मॉन्स्टर है, और डर के मारे वो लोग भागने लग जाते हैं। वो गर्ड्स को कहता है कि अगर तुम एक एवरेज होते तो तुम इस हमले से अब तक मर चुके होते। गर्ड्स अपनी स्वॉर्ड लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, बट तभी वो अपनी टेल की मदद से गर्ड्स को पकड़ लेता है और वो कहता है तुम जैसे कमजोर इंसान, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो, इंसान बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। और ये कहकर वो गर्ड्स को उठाकर पटकने लग जाता है। जिसके बाद गर्ड्स को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो कहता है मैं एंजॉय करूंगा तुम्हें खाने में, और तुम मेरा पेट भरोगे जब मैं तुम्हें खाऊंगा। और ये कहकर वो गर्ड्स को उठाकर अपने मुंह की तरफ बढ़ता है। गर्ड्स स्माइल करता है और अपना हाथ जो रहता है उससे अचानक से एक कैनन निकालकर उसके ऊपर हमला कर देता है, और ये कैनन का हमला बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, जिसकी वजह से वो स्नेक दूर जाकर उड़ जाता है। उतने में गर्ड्स अपनी स्वॉर्ड उठाता है और उस स्नेक को बीच में से अलग कर डालता है, और इस हमले का पावर इतना स्ट्रांग रहता है कि वो स्नेक बीच से कट जाता है। जिसके बाद गर्ड्स उस स्नेक को देख के कहता है तुम क्या कह रहे थे कि तुम्हें कोई इंसान मार नहीं सकता, हम क्या बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तुमने तो कहा था कि जो इंसान मर जाते हैं कमज़ोर रहते हैं तुम्हें मार नहीं सकते, चाहे तुम कुछ भी कहो, बट जो इंसान टॉर्चर रहता है चाहे वो कितना भी जख्मी हो, हम लोग जीना जानते हैं कि किस तरीके से जिया जाता है। और ये कहकर वो अपने क्रॉसबो से उस स्नेक के ऊपर हमला करता है और कहता है अब तुम भी इस दर्द को सहो। वो स्नेक कहता है मुझे माफ़। गर्ड्स उसे कहता है तुम क्या करते हो जब लोग तुमसे ये सेम चीज कहते हैं और मदद मांगते हैं, और गर्ड्स उस स्नेक का खात्मा करके वहां से जाने लग जाता है। हम देखते हैं कि गर्ड्स उस स्नेक का जो बेलेट रहता है उसे उठाकर अपने पास रख लेता है और वो वहां से जाने लगता है और चारों तरफ आग लगी रहती है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाता है गर्ड्स के बारे में, जहाँ पर गर्ड्स अपनी स्वॉर्ड लेकर एक बैटल में खड़ा रहता है और सामने वाला सोल्जर उसे कहता है तो बच्चे तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, हाँ लगता तुम्हारे पास बॉल्स है, बट तुम ये चीज रिग्रेट करोगे मुझसे लड़ना। और ये कहकर वो आगे बढ़ता है। वो कहता है मैं जब तुम्हारा सर अपने एक्स से काट दूंगा। गर्ड्स उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड लेकर भागता है और हम देखते हैं कि जो एपिसोड 1 रहता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर सोल्जर का कमांडर अपने सभी लोगों को कहता है कि चार्ज करो, बट तभी सामने एक सोल्जर रहता है जो बड़ी इजी तरीके से सभी लोगों को मार रहा होता है, और ये वॉरियर इस अपनी एक्स की मदद से बड़ी ही इजी तरीके से सभी लोगों को काट रहा होता है, जो रहता है ग्रे नाइट बजूजो, और इसका नाम बजूजो रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि मैं यहाँ पर खड़े रहूंगा और मैं किसी को भी मेरे पीछे
पास होने नहीं दूंगा जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और अगर किसी को यहाँ पर आना है तो अपनी गर्दन पे मेरी एक्स जरा देखो कि किस तरीके से लगती है। और सब लोग कहते हैं तो यही है वो बजूसो जिसने एक टाइम पे 30 लोगों को एक साथ सोल्जर्स को मारा था। और यहाँ पर कैप्टन कहते हैं कि बजूसो को मारो और मैं तुम्हें उसकी बाउंटी दूंगा, जहाँ सोल्जर कहते हैं कि हम बस एक मशीनरी से, हम किस तरीके से उसे मारेंगे। मर्सिनरीज वो होती है जो पैसे के बदली वॉर ज्वाइन करते हैं बट उन्हें लड़ना नहीं आता है। तभी हम गट्स को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर आगे बढ़ता है, और सभी लोग कहते हैं ये तो एक बच्चा है, क्या ये लड़ने वाला है उसी तलवार की मदद से, इतनी बड़ी ब्लेड से? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये ब्लेड खाली उसने दिखाने के लिए लेके आया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गट्स अपनी ब्लेड लेकर आगे बढ़ता है और बजूसो से कहता है तो तुम्हारे जैसे बच्चा भी इस बैटल के अंदर अलाउड है? मुझे तो पता नहीं था। लगता है कि सामने वाली टीम को सोल्जर्स के बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो चुका था, तब जैसे बच्चे को लड़ने के लिए दिया, या फिर सारे मर्द तुम जैसे बच्चे के पीछे छुप रहे हैं। जिसके बाद गट्स अचानक से भागते हुए बजूसो के ऊपर हमला कर देता है। बजूसो अपनी एक्स की मदद से गट्स के हमले को रोक तो लेते हैं बट इतनी स्पीड रहती है कि वो पीछे पुश हो जाता है, और सभी लोग गट्स को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बजूसो पीछे धक्का दिया गया है। जिसके बाद गट्स फायदा उठाकर अपना स्विंग का इस्तेमाल करता है, और यहाँ वो देखता है कि बजूसो की जो एक्स रहती है वो ब्रेक हो चुकी है, और यही मौके का वो फायदा उठाते हुए एक अपना काउंटर अटैक करता है, और इस मजे से वो बजूसो के पेट पर हमला कर देता है। और ये इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि बजूसो के पेट के पास से खून आने लग जाता है और बजूसो को इंजर्ड हो जाता है। बजूसो गट्स को देखकर शॉक हो जाता है, और गट्स उसी मौके का फायदा उठा के बजूसो की नेक पे अपनी स्वॉर्ड से हमला, और तभी कमांडर ऑर्डर देता है चार्ज का, और सभी सोल्जर चार्ज करने लग जाते हैं। दूसरे सीन में हम क्रॉकस को देखते हैं जो ग्रिफिथ को कहता है कि मुझे लगता है कि वो तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है। तभी एक सोल्जर कहता है कि नहीं, हमारे लीडर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना ग्रिफिथ? और ग्रिफिथ के पास भी सेम बेलेट रहता है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। यहाँ पर वॉर एंड होती है और सभी लोगों को उसका बैटल का रिवॉर्ड मिल रहा होता है। तभी वो कमांडर गट्स को कहता है कि तुमने आज जो किया वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था, क्यों ना तुम मेरे लिए काम करने लग जाओ और मैं तुम्हें सैलरी भी देने लग जाऊंगा। आज जो पैसा मिला है उसका ट्रिपल पैसा मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हारा रैंक अप भी करूंगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वॉरियर। और वो कहता है कि किसी भी मिशनरीज को ऐसी डील नहीं मिली होगी, और डील मिलने के बाद वो कभी जाएगा नहीं। जिसके बाद गट्स कहता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो रहा है, इसका मतलब मैं लड़ाई और नहीं करूंगा और मैं यहाँ पर और लड़ाई नहीं करना चाहता। जिसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारी पोजीशन भी बनाऊंगा और तुम्हें खतरों से भी दूर रखूंगा, तुम्हें इस तरीके से वॉर में लड़ना नहीं होगा। और वो गट्स का हाथ पकड़ता है। गट्स उसे धक्का देते हुए कहता है कि तुम मेरा हाथ मत पकड़ो और मुझे कभी टच मत करना, और वो वहाँ से चले जाते। तभी एक रास्ते से गट्स जा रहा होता है और हम देखते हैं कि ग्रिफिथ्स के सोल्जर गट्स को जाते हुए देखते हैं, और वो कहते हैं देखो ये तो वही है जिसने बजूसो को हराया है, और बजूसो को हराने के बाद इसको काफ़ी ज़्यादा पैसा मिला रहेगा क्योंकि इसको रिवॉर्ड मनी मिला ही होगा ज़रूर। तो हमें क्या करना है ग्रिफिथ? जिसके बाद ग्रिफिथ कहता है तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। तभी हम क्रॉकस को देखते हैं, वो कहता है कि चलो गाइस हम जाते हैं ऐसे सबक सिखाने। जिसके बाद कास्का हंसती है और वो कहता है तुम हंस क्यों रही हो, तुम्हें ये मजाक लग रहा है? और वो कहती है कि तुम इस इंसान को कभी हरा नहीं सकते, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। क्रॉकस कहता है कि तुम ये बोल रही हो बट बजूसो को मैं हराने वाला था, बजूसो को हराने के बाद मैं फेमस होना चाहता था बट इस इंसान ने उसे हरा दिया, और मैं खड़े रहते हुए ये सब कुछ नहीं देख सकता कि एक ट्रैवलर ने मेरा टाइटल चुरा लिया, और मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। और ये कहकर क्रॉकस आगे की तरफ बढ़ता है गट्स के ऊपर हमला करने के लिए। गट्स का इंस्टिंक्ट बहुत तेज़ रहता है और उसे पता चल जाता है कि उसे काफ़ी बैंडेड्स ने घेर लिया है, और यहाँ पर गट्स रेडी हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उनमें से एक वॉरियर गट्स के ऊपर हमला करता है, बट गट्स पलक झपकते साथ ही उसकी गर्दन को अलग कर देता है। जिसके बाद उसमें से दूसरा वॉरियर गुस्से में आकर गट्स के ऊपर हमला करता है और गट्स के फेस पे हल्का सी स्क्रैच करता है, बट गट्स भागते हुए बड़ी तेजी से जाते हुए उसका हाथ काट देता है। ये देखकर क्रॉकस बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है ये लड़का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इसने तो बड़ी आसानी से डैन और अर्ल को बड़ी आसानी से मार दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कास्का कहती है कि क्रॉकस की वजह से ये सब हो रहा है। क्रॉकस को मैंने कहा था कि जल्दबाजी में ये सब नहीं करो, अब देखो भुगतो ये सब। उतने में ग्रिफिथ कहता है कि तुम्हें उसकी मदद करनी होगी कास्का। कास्का कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये सब उसकी गलती है, मैं क्यों मदद करूं? जिसके बाद गट्स को हम देखते हैं जो क्रॉकस की तरफ बढ़ता है बड़ी तेजी से हमला करने के लिए, और उतने में कास्का अपने क्रॉसबो की मदद से गट्स के ऊपर हमला करती है। क्रॉकस कहता है तुम मुझे बैकअप देने के लिए आई हो? कास्का कहती है नहीं, मैं बस ग्रिफिथ का ऑर्डर मान रही हूँ, और वो कहती है गट्स को पीछे रहने के लिए। जिसके बाद हम गट्स को देखते हैं जो अपने हाथ से एरो को निकालता है और कास्का के तरफ अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करने लग जाता है।
कास्का गर्ड्स की तरफ बढ़ती है और उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, बट गर्ड्स उसके हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है क्योंकि उसकी स्वॉर्ड काफ़ी बड़ी रहती है और वो कास्का के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से कास्का का हेलमेट गिर जाता है और कास्का ज़मीन पर गिर जाती है और वो देखता है कि ये तो एक लड़की है। जिसके बाद कास्का उठकर गर्ड्स के ऊपर हमला करती है, पर गर्ड्स को बड़ी आसानी से गर्ड्स उसे धक्का दे के पीछे गिरा देता है और ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाती है कि उसने किस तरीके से कास्का को एक कॉर्नर में धक्का दे दिया। ग्रिफिथ ही है जो कास्का को हरा सकता है। कास्का के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रिफिथ होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कास्का यहाँ गुस्से में आकर गर्ड्स के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ती है, बट गर्ड्स यहाँ कास्का के ऊपर हमला करके उसे गिरा देता है और कास्का गिरती है और वो देखती है कि गर्ड्स उसे मारने ही वाला रहता है और वो कहती है मैं मरने वाली हूँ। उतने में ग्रिफिथ एक भाले से हमला करता है और वो गर्ड्स को कहता है कि रुक जाओ। जिसके बाद हम ग्रिफिथ को देखती है जो वो कास्का ग्रिफिथ को कहती है तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रिफिथ गर्ड्स को कहता है कि तुम अपनी स्वॉर्ड को गिरा दो। जिसके बाद गर्ड्स ग्रिफिथ की तरफ अपनी स्वॉर्ड लेकर भागता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, बट ग्रिफिथ उसे अपनी स्वॉर्ड की मदद से बड़ी इजीली रोक देता है। गर्ड्स गुस्से में आकर एक बार ग्रिफिथ के ऊपर हमला करता है, बट ग्रिफिथ इसको भी काउंटर कर लेता है और उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रिफिथ यहाँ गर्ड्स के चेस्ट के अंदर होल कर देता है, यानी अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके चेस्ट में एक होल कर देता है, जिसकी वजह से गर्ड्स गिर जाता है और सभी लोग कहते हैं कि ग्रिफिथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे कोई हरा नहीं सकता। कास्का कहती है तुम अपना मुंह बंद रखना क्रॉकस, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। ग्रिफिथ उतने में हम देखते हैं कि गर्ड्स ज़मीन पर उठने लग जाता है और वो ग्रिफिथ कास्का को कहता है कि तुम पीछे रहना, ये मेरी लड़ाई है। गर्ड्स बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो अपनी स्वॉर्ड लेकर ग्रिफिथ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट वो बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका रहता है पिछले बैटल की वजह से। तभी हम एक गर्ड्स को ड्रीम में देखते हैं जो यहाँ पर वो भाग रहा होता है चिल्लाते हुए कि मुझे बचाओ, और उसके पीछे एक मॉन्स्टर रहता है और उस मॉन्स्टर से गर्ड्स लड़ रहा होता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तभी सामने एक आदमी बैठा रहता है और वो कहता है गंभीरो मुझे बचा लो। और गंभीरो कहता है मैं तो जिंदा नहीं हूँ, तुमने ही मुझे मार दिया था, तुम भूल गए तुमने मेरी बॉडी के अंदर तलवार घुसा के मार दिया था। और गंभीरो यहाँ पर अचानक से मरने लग जाता है और वो गर्ड्स की आंखों के सामने मर जाता है। तभी वो मॉन्स्टर गर्ड्स को पकड़ लेता है और गंभीरो की आवाज़ आती है कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए। और तभी हम फेमस मीम वाला एक देखते हैं सीन जो आप सभी ने देखा रहता है। तभी यहाँ गर्ड्स की आंखें खुलती है और वो कहता है कि ब्लैक आई ये कौन है जो मेरे बाजू में लेटा है। जिसके बाद हम गर्ड्स को उठते हुए देखते हैं और गर्ड्स के पूरे बदन पे पट्टी लगी रहती है और वो टेंट के बाहर आकर काफ़ी सारे लोगों को बातें करते हुए देख रहा होता है और वो देखता है कि ग्रिफिथ और कास्का भी एक कॉर्नर में बात कर रहे होते हैं और कहता है ये तो वही है जिसने मुझे ये हालत किया है। जिसके बाद कास्का गर्ड्स की तरफ आगे बढ़ती है और गर्ड्स को आगे बढ़ के एक पंच करती है जिसकी वजह से गर्ड्स गिर जाता है और वो कहती है कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, काश ग्रिफिथ तुम्हें वहीं पर मार दिया होता। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी कहता है कि कास्का ने औरतों की तरह का रहना छोड़ दिया और मिशनरीज की ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया। वो बहुत ज़्यादा स्किल है, हम लोगों से ताकतवर है, इसलिए वो एक कमांडर की पोजीशन पे है। और वो शौक इसलिए है क्योंकि ग्रिफिथ ने उसे ऑर्डर दिया था तुम्हें 2 दिन तक तुम्हारे साथ सोने के लिए, क्योंकि तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से बर्फ़ की तरह जम चुकी थी और उसे तुम्हारी बॉडी को वार्म करना था और तुम्हारा खून बहुत ज़्यादा निकल चुका था जिसकी वजह से तुम बीमार थे और काँप रहे थे और ये एक वुमन की ड्यूटी है कि एक आदमी को वार्म करना। और ग्रिफिथ ने उसे ये कहा। उतने में हम देखते हैं कि ग्रिफिथ वहाँ पर आता है और वो कहता है मेरा नाम ग्रिफिथ है, ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी स्वॉर्ड है बट मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया, ये लो क्या तुम मुझे फॉलो करोगे। जिसके बाद सब लोग शॉक हो जाते हैं कि ग्रिफिथ आखिर गर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए क्यों कह रहा है और गर्ड्स कहता है कि आखिर ये सभी लोग कौन है। जिसके बाद ग्रिफिथ कहता है ये बैंड ऑफ द हॉक है, तुमने कभी सुना है बैंड ऑफ द हॉक के बारे में। जिसके बाद गर्ड्स कहता है कि हाँ मैंने सुना तो हूँ, मैंने रूमर सुना हूँ कि बैंड ऑफ द हॉक एक मिशनरीज की कंपनी है जिससे तुम्हें बैटल के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम मिलना चाहिए, यानी कम तुम्हारी फ़ाइट उनके सामने होनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से एक फ़ाइट के अंदर कैसल के अंदर 3 महीने तक लड़ाई चली थी, जबकि वो लड़ाई प्रिडिक्ट हुई थी कि 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी, बट उनकी वजह से वो लड़ाई काफ़ी ज़्यादा लंबी चली थी। बट मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो एक बच्चों का ग्रुप है। जिसके बाद क्रॉकस कहता है कि आखिर ग्रिफिथ क्या कर रहा है उसके साथ, आखिर वो उसे ज्वाइन करने के लिए क्यों कह रहा है, मुझे लगता है वो उसे ज्वाइन करने के लिए ही कह रहा होगा। और वो कहता है तभी रिकेट कहता है कि हमने अपनी आंखों से देखा कि आखिर वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, अगर वो ज्वाइन करता है तो हमारी आर्मी के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम होगा और इससे हमारा ही फ़ायदा होगा। जिसके बाद क्रॉकस कहता है क्या तुम बेवकूफ़ हो रिकेट, उसने हमारे आदमी को मारा,
अर्ल का उसने हाथ काट दिया और डैन को उसने वहीं पर ख़त्म कर दिया और उसने हमारे आदमियों को मारा है और ये मैं टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ग्रिफिथ उसे ऊपर एक पहाड़ी पे लेके आता है और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ का नज़ारा कैसा लग रहा है, अच्छा है ना यहाँ का नज़ारा। जिसके बाद गर्ड्स उसे कहता है कि जब तुमने मुझे मेरे दिल पे स्टैप किया था तो तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, आखिर तुमने मुझे ज़िंदा क्यों छोड़ दिया। जिसके बाद ग्रिफिथ उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सोल्जर बनो और तुम मेरे लिए काम करो। जिसके बाद गर्ड्स को वो कहता है कि मैंने तुम्हारा डुएल देखा था जब तुमने वजूसे से उस कैसल में लड़ा था और वो बहुत ही ज़्यादा शानदार लड़ाई थी। और उसके बाद मैंने तुम्हें ऑब्जर्व करा कि तुम जिस तरीके से फ़ाइट करते हो उसमें तुम बिल्कुल भी अपनी जान की परवाह नहीं करते हो। जिस तरीके से तुमने वजूसों से लड़ा था और जिस तरीके से तुमने क्रॉकस से लड़ा था, जिसके बाद भी क्रॉकस के बंदे बहुत ज़्यादा लोग थे और तुमने वो देखकर भी बिल्कुल भी डरा नहीं। तो ये देखकर मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि तुम लड़ाई से बिल्कुल भी डरते नहीं हो और तुम बिल्कुल भी रेकलेस हो और अपनी स्वॉर्ड उठा के सिर्फ लड़ना तुम्हें आता है। तुम ब्रेव हो, बट मैं चाहता हूँ मेरे लिए लड़ो। मैं देख सकता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी को इस खतरे में डालते हो, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा, या तुम जानना चाहते हो अपने आप को कि तुम क्या हो इस लड़ाई में डालकर। तुम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमें ज्वाइन करो गर्ड्स। जिसके बाद गर्ड्स ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि तुम मुझसे इस तरीके से किस तरीके से बात कर रहे हो, तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो जैसे तुम मुझे बरसों से जानते हो। तुम ऐसे बात नहीं करो कि तुम मुझे मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, हम पहले कभी बात किया ही नहीं है, तो तुम मेरे बारे में किस तरीके से जानते हो। ग्रिफिथ उसे कहता है मुझे तुम्हारे बारे में फीलिंग आ रही है। जहाँ पर गर्ड्स कहता है कि ज़्यादा तुम फ्रेंडली मत बनो, तुमने मेरे चेस्ट के अंदर ये होल किया है, तुम ही थे जिसने मुझे ये स्टैप किया है, मैं कभी ये नहीं भूलूंगा। जिसके बाद ग्रिफिथ कहता है मैं भी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरे आदमियों को। तो गर्ड्स कहता है इसका मतलब तो यही हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। जिसके बाद ग्रिफिथ उसे कहता है कि तुम बोलना क्या चाहते हो। गर्ड्स उसे अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी छाती में इसी तरीके से होल करूंगा जिस तरीके से तुमने मेरी छाती में किया था और मैं ये मैच जीत के रहूंगा। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर एक डुएल का चैलेंज करता है और ग्रिफिथ कहता है कि मैं इस तरीके से लड़के सेटल तो नहीं करना चाहता था, बट अब तुम फोर्स कर रहे हो तो ठीक है। कास्का उस लड़ाई के बीच में आ रही रहती है, बट ग्रिफिथ उसे मना कर देता है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं चाहता हूँ कि ये हम दोनों सेटल करेंगे। जिसके बाद ग्रिफिथ कहता है तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, और ये कहकर वो ग्रिफिथ के ऊपर हमला करता है, बट ग्रिफिथ गर्ड्स के अटैक से बच जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो बड़ी आसानी से गर्ड्स के अटैक से बच रहा रहता है और गर्ड्स के ऊपर वापस से हमला करता है, जिसकी वजह से गर्ड्स गिर जाता है। गर्ड्स उठ के वापस से ग्रिफिथ पे हमला करने के लिए बढ़ता है, बट ग्रिफिथ उसके हाथ पे एक कट करता है और उसे गिरा देता है। और गर्ड्स कहता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, चाहे मेरी तलवार कितनी भी बड़ी हो, बट ये अपनी नैरो तलवार की मदद से काफ़ी इजीली मेरे से वो लड़ रहा है। आखिर ये एक बेहतरीन फाइटर है, मैं इसमें मान लूँगा। जिसके बाद ग्रिफिथ उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये डुएल को सस्पेंड कर सकता हूँ, हम बाद में लड़ेंगे जब तुम ठीक हो जाओगे। बट गर्ड्स गुस्से में रहता है और वो गुस्से में बढ़ते हुए कहता है कि नहीं, अपना मुंह बंद करो, मैं ही जीतूंगा। जिसके बाद ग्रिफिथ उसे कहता है मैं तुम्हें हरा दूंगा और अगर मैंने तुम्हें हराया तो तुम्हें मुझे ज्वाइन करना होगा। तभी ग्रिफिथ के जितने भी सोल्जर रहते हैं वो भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि इसने लगता अपना सबक नहीं सीखा, ये लड़ रहा है वापस से ग्रिफिथ के साथ में। क्रॉकस आगे बढ़ता है और वो कहता है मैं ही इसे मारूंगा, बट कास्का उसे रोक देती है और वो कहती है कि ग्रिफिथ का ऑर्डर है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी आगे नहीं जाने दूंगी, और वो क्रॉकस को रोक देती है वहीं पर। यहाँ पर गर्ड्स को ग्रिफिथ काफ़ी सारे हमले करके बुरी तरीके से चोट पहुँचाता है। जिसके बाद गर्ड्स मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी स्वॉर्ड से ग्रिफिथ के ऊपर मिट्टियाँ उड़ा देता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। बट ग्रिफिथ अपनी आंखें बंद करके आवाज़ को सुनता है और उसकी जैसी स्वॉर्ड स्विंग होती है उसकी स्वॉर्ड के ऊपर झप मार कर अपनी स्वॉर्ड से उसके गले पर रखता है और वो कहता है कि अब तुम और नहीं लड़ सकते हो, तुम्हारी स्वॉर्ड मेरे पैर के नीचे है, तो तुम अपनी हार मान लो। तुम अपनी स्वॉर्ड नहीं चला सकते जब तक मैं तुम्हारी स्वॉर्ड से हिलूंगा नहीं, तो अब तुम क्या कहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि गर्ड्स हंसता है और वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो और इससे मुझे चिढ़ आ रही है, और ये कहकर ग्रिफिथ की स्वॉर्ड को अपने दांत से पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि गर्ड्स के दांत से खून आने लगता है। पर तभी वो गर्ड्स ग्रिफिथ को धक्का देकर वो दोनों पहाड़ी से गिर जाते हैं और गिरते गिरते नीचे आते हैं। जिसके बाद गर्ड्स ग्रिफिथ को पंच करने लग जाता है। सभी लोग बिल्कुल शॉक हो जाती है और वो कहते हैं कि हमने ग्रिफिथ को कभी ऐसे नॉकडाउन होते हुए ज़मीन पर नहीं देखा। जिसके बाद गर्ड्स उसे कहता है कि तुम्हें अपने खून का टेस्ट कैसा लगा।
मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम्हारी ये फैंसी फेस को किसी ने भी इस तरीके से मारा नहीं होगा। जिसके बाद वो पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, बट ग्रिफिथ मौके का फ़ायदा उठाकर गर्ट्स को ब्लॉक कर देता है और वो गर्ट्स को हाथ से पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम अपनी हार मान लो वरना मैं तुम्हारे शोल्डर को डिसलोकेट कर दूंगा। ग्रिफिथ हंसता है बट अपनी हार नहीं मानता है और जिसके बाद ग्रिफिथ कहता है तो ठीक है, और ये कहकर वो गर्ट्स का शोल्डर को डिसलोकेट कर देता है और गर्ट्स बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और सभी लोग कहते हैं तो यही है ना ग्रिफिथ, ये हमें लगा था तुम जीतोगे। ग्रिफिथ यहाँ गर्ट्स को पकड़ के कहता है अब तुम मेरे हुए और तुम मेरे लिए लड़ोगे और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि गर्ट्स को ग्रिफिथ ने हरा दिया और अब गर्ट्स उन लोगों का एक हिस्सा बन के रह चुका है। कास्का सोचती है कि आखिर ग्रिफिथ ने ऐसा किसके लिए क्यों किया, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। जिसके बाद हम रात होती है और हम देखते हैं कि कैसल के अंदर बात चल रही होती है कि उनका नाम ग्रीम रीपर ऑफ द बैटल इसके लिए पड़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन थे लड़ाई के अंदर और बहुत अच्छी तरीके से वो लड़ाई लड़ते थे। तो हमें इस चीज़ के बारे में इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, ये लोग तो बस एक सब्स्टिट्यूट है जो मिडलैंड की आर्मी की तरफ से लड़ रहे हैं और ये ज़्यादा बड़ा थ्रेट हमारे लिए नहीं है, ये तो बस। तभी वो दूसरा आदमी कहता है कि क्या हो अगर ये लोग पावर गेन करने लग जाए और किंग का ट्रस्ट भी गेन करने लग जाए तो ये हमारे लिए नुकसान वाली बात रहेगी। हमारे प्राइड, हमारे ऑनर और सभी चीज़ों को ये पूरी तरीके से फेस करना होगा। और वो बैंड ऑफ द हॉक को देख रहे होते हैं जहाँ पर हम टेंट के अंदर गर्ट्स को देखते हैं और वो कहता है कि मैं हार गया और वो ग्रिफिथ को सोचता है जहाँ ग्रिफिथ कहता है कि अब से तुम हमारे लिए लड़ोगे। वो कहता है उसने बिना हेजिटेशन के मेरा शोल्डर भी डिसलोकेट कर दिया, आखिर वो अपने आप को समझता क्या है, और गुस्से से ज़मीन पर हाथ पटकने लगता है। तभी क्रॉकस की ग्रुप को हम बाहर देखते हैं, वो कहता है कि ये भूलना नहीं कि उसने डैन को मारा है और वो स्ट्रांग है, स्किल है, बट क्या होता है हम उसे मार के रहेंगे, हम अब वो इंजर्ड है तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, तो हम इसी तरीके का मौके का फ़ायदा उठाकर उसे मार देना चाहिए और उसकी बॉडी को पेड़ों में जाकर हम फेंक देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि गर्ट्स ये सब कुछ सुन लेता है और वो कहता है कि मेरे लिए ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, मैं इस हालत में भी उन लोगों को मज़ा चखा सकता हूँ। तभी वहाँ पर कास्का आ जाती है और वो कहती है कि तुम अभी भी उसे कुछ नहीं कर पाओगे, वो इंजर्ड है बट अभी भी वो तुम लोगों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो एक अच्छे बच्चे की तरह तुम यहाँ से चले जाओ अपने टेंट के अंदर क्रॉकस। और क्रॉकस उसे छेड़ते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम ये क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम 2 रात तक उसके साथ सोई थी, इसी वजह से लगता तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स आ गई है ना। जहाँ पर कास्का गुस्से में आके कहती है मैं तुम्हारा सर अभी उड़ा दूंगी, मैं बस ग्रिफिथ का ऑर्डर मान रही हूँ और ग्रिफिथ ने कहा है वैसा काम कर रही हो, तो तुम यहाँ से चले जाओ। गर्ट्स टेंट से निकलने के बाद कहता है लगता है मुझे तुम्हें 2 बार चुकाना होगा एहसान, अब तुम्हारा एहसान 2 बार बढ़ चुका है मेरे ऊपर, शुक्रिया तुमने जो किया उसके लिए। जहाँ पर कास्का कहती है मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, मैंने बस ग्रिफिथ का ऑर्डर मानी हो और ग्रिफिथ जो मुझसे कहा मैं वैसा ही कर रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द मर जाओ बैठ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गर्ट्स अपने टेंट में आराम कर रहा होता है। तभी यहाँ पर वो लड़ाई के लिए निकल रहे होते हैं और प्लान कर रहे होते हैं और वो कहते हैं इस हिल के अंदर 2000 सोल्जर है जिसे हमें बेस को, हमारा जो मिशन है, हमारा मिशन बस इतना है कि हमें बस उन लोगों की सप्लाई बेस को जला देना है और उसके ऊपर अटैक करना है। हाँ ये रात है इस वजह से उनकी सिक्योरिटी वहाँ पर डबल रहेगी, तो हमें सरप्राइज अटैक करना रहेगा और हम 2 टीम में बटेंगे, एक रेयर गार्ड टीम रहेगी और एक अलग टीम रहेगी। रेयर गार्ड टीम का काम यही रहेगा कि हमें पीछे से सपोर्ट करना और प्रोटेक्ट करना और सभी लोगों का ध्यान भटकाना, और रेयर गार्ड टीम को लीड करेगा गर्ट्स। ये सुनकर कास्का बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और ग्रिफिथ कहता है कि तुम्हारा काम है कि बाकी सोल्जर्स को एस्केप करवाना और उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ भटकाना। यहाँ गर्ट्स उन लोगों के साथ में अटैक करने के लिए पानी के थ्रू आगे जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें एक सरप्राइज अटैक करना रहता है, तो वो रिवर के थ्रू जहाँ पर एनिमी का बेस रहता है उसके पास पहुँच जाते हैं और उतने में सामने वाली एनिमी देखती है कि ग्रिफिथ और बैंड ऑफ द हॉक जो रहती है वो सामने से आ रही होती है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और वो कहते हैं कि आखिर वो लोग इस डायरेक्शन से क्यों आ रहे हैं, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं रेड रेड, और सभी लोग ज़ोर से भागने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ग्रिफिथ और जितने भी लोग रहते हैं वो एक एक करके सामने वाले लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें ख़त्म करने लग जाते हैं और गर्ट्स भी बड़ी आसानी से उन लोगों को मार रहा होता और वो लोग अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं। एनिमी का जो स्टोर बेस रहता है उसको पूरी तरीके से जला देते हैं और नुकसान पहुंचा देते हैं। जिसके बाद ग्रिफिथ कहता है कि चलो अभी हमें एक सिंगल रश में अटैक करना है। जिसके बाद नाइट कमांडर कहता है कि ये बस एक मशीनरीज का ग्रुप है और उन लोगों ने ये सब कर दिया, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ग्रेसफुल बात है नाइट्स के लिए, मैं उन्हें इस तरीके
से जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद गर्ड्स कहता है कि मैं कभी भी इस तरीके की ऑफिशियल रेड के अंदर पार्ट नहीं लिया हूँ, ये अब मेरा काम है बाकी का। जिसके बाद वहाँ पीछे जितने भी एनिमी आ रहे होते हैं गर्ड्स को उसे संभालना रहता है। तो गर्ड्स अपने जितने भी टीममेट रहते हैं उसे कह देता है तुम लोग आगे चले जाओ और मैं उसे संभाल लूंगा। अब यहाँ पर जो ग्रिफिथ को काम दिए रहते हैं वो कहते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया ग्रिफिथ, तुमने अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से कंप्लीट की। बट ग्रिफिथ कहता है कि अभी भी मेरा कुछ काम बचा है और वो यहाँ पर अपने सोल्जर्स को कहता है कि हमारा क्या डैमेज हुआ है। जिसके बाद वो कहता है कि हमारा कोई भी डैमेज नहीं हुआ है क्योंकि हमारा जो रेयर गार्ड था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से हमें ज़्यादा कोई डैमेज हुआ नहीं है और गर्ड्स ने ही अकेले सब कुछ हैंडल कर लिया है। जिसके बाद वो कहते हैं कि आखिर गर्ड्स कहाँ पर है। तो वो कहता है मुझे नहीं पता, गर्ड्स आगे गया था और उसने हम लोगों को आगे जाने के लिए कह दिया था। अब उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो है कि नहीं, मुझे लगता है कि वो अभी तक जिंदा होगा। जिसके बाद हम देखती है कि ग्रिफिथ को गर्ड्स के बारे में टेंशन हो रही होती है। गर्ड्स यहाँ पर जंगलों में जितने भी एनिमी रहती है उन्हें आगे भगाते हुए बढ़ रहा होता है। तभी उनमें से एक वॉरियर गर्ड्स के घोड़े के ऊपर हमला कर देता है और क्रॉसबो की वजह से घोड़ा इंजर्ड हो जाता है और गर्ड्स ज़मीन पर गिर जाता है। गर्ड्स अपनी स्वॉर्ड लेकर उन लोगों से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पीछे से क्रॉसबो चलती है और वो सारे एनिमी के ऊपर लगती है और एनिमी गिर जाते हैं और गर्ड्स देखता है कि ग्रिफिथ बचाने के लिए आता है गर्ड्स को और यहाँ पर वो अपनी टीम को लेके आता है और कहता है कि हमला करते रहो और गर्ड्स को उतने में घोड़े पे बिठा लेता है और कहता है चलो रिट्रीट करो। और वहाँ से वो लोग रिटर्न जा रहे होते हैं। बट जो एनिमी रहते हैं वो यहाँ पर ग्रिफिथ का पीछा करते हुए लाइन तक आ जाते हैं। बट वो बॉर्डर पे जैसे ही पहुँचते हैं वो देखते हैं कि ग्रिफिथ एक ऑर्डर देता है चलो कैनन फायर करो और यहाँ ग्रिफिथ की टीम कैनन फायर करके उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है और जितने बचे रहते हैं वो लोग रिटर्न वहाँ से चले जाते हैं। कास्का ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि ग्रिफिथ ने आखिर इतना बड़ा स्टेप गर्ड्स के लिए क्यों लिया, वो भी एक नए बंदे के लिए। जहाँ पर सभी लोग बैठे रहते हैं और गर्ड्स को एडमायर कर रहे होते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया और तुमने आज जो किया वो बहुत सही किया, किसी को भी कुछ डैमेज नहीं हुआ। और वो गर्ड्स को कह रहे होते हैं कि चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। और गर्ड्स यहाँ पर अकेले पे आकर बैठ जाता है और यहाँ ग्रिफिथ के बारे में सोच रहा होता है कि ग्रिफिथ के हर जजमेंट बिल्कुल सही रहते हैं, वो जो एक्शन लेता है वो बिल्कुल सही रहता है। मेरे को तो ये मशीनरी बैंड के कोई ज़्यादा ही लगता है, उनके लीडर से काफ़ी ज़्यादा लगता है। तभी वहाँ पर रिकेट आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से ही बचा हूँ, वैसे चलो आ जाओ हमारे साथ में, तुम्हारे बिना पार्टी कैसे होगी, तुम पार्टी के हीरो हो। और गर्ड्स कहता है क्या मेरे लिए पार्टी, जहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारे लिए पार्टी रखी है, एक वेलकम पार्टी जहाँ पर सब लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं। तभी वही बिग गाय यहाँ गर्ड्स को उठाता है और वो कहता है कि चलो मेरे साथ में। गर्ड्स उसे कहता है मुझे छोड़ो और उसके मुंह पे पंच मार देता है। उसके नाक से खून आ रहा होता है बट वो बड़ा ऐसा इंसान गर्ड्स को उठाकर नीचे लेकर आ जाता है। यहाँ पर सभी लोग गर्ड्स को ड्रिंक देते हैं और चेयर कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है और तुम्हारे स्वागत के लिए खाना और ड्रिंक्स है। जहाँ पर गर्ड्स भी अपनी ड्रिंक को इंजॉय कर रहा होता है और सभी लोग उससे इम्प्रेस होते हैं। वो कहते हैं कि तुमने बहुत बहादुरी से लड़ा, तुम अकेला होकर भी इतने सारे से लड़े और तुमने सबका अटैक भी झेल लिया, तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। यहाँ पर क्रॉकस सोच रहा होता है कि इसने मेरे दोस्त को मारा और ये लोग सभी इसके साथ में कितने अच्छे हो रहे हैं। यहाँ सब ड्रिंक पी के सो जाते हैं और गर्ड्स को हम अकेले में देखते हैं जो वहीं पर जाकर ऊपर सोया रहता है। अगले दिन सुबह में भी वो सबसे जल्दी उठता है। जीडीयू से कहता है कि तुम्हें लगता ऊंची प्लेस पसंद है ना, इसके लिए तुम यहाँ पर रहते हो, तो तुम क्या कहना चाहोगे हमारे बारे में। जहाँ गर्ड्स कहता है क्या तुम्हारे बारे में, मैं समझा नहीं। जीडीयू गर्ड्स कहता है कि क्या यही वो जगह है जहाँ पर तुम हमेशा रहना चाहते हो या जो तुम बिलोंग करते हो। गर्ड्स कहता है नहीं मुझे नहीं पता, बट ये जगह थोड़ी अलग है, बाकियों से तो अलग। बाकी मशीनरी बैंड में मैं देख पाता हूँ कि सभी लोग एकदम इक्वल रहते हैं और उनके रैंक्स भी मैं इजीली देख पाता हूँ या फिर उनके जो बुरा पास या कालाकांडी वाले पास्ट रहते हैं उसके बारे में भी पता लगा पाते हैं। बट यहाँ पर वो चीज़ें अलग है। जहाँ पर जुडियो कहता है हाँ मैं ये चीज़ तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये चीज़ इसलिए है क्योंकि ग्रिफिथ है यहाँ पर। तो वो कहता है क्या, तो वो कहता है हाँ सभी लोग ग्रिफिथ को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, सभी लोग समझते हैं कि ग्रिफिथ के साथ वो रहेंगे तो ही उनके साथ कुछ अच्छा हो सकता है। और इसी वजह से जो जितने सारे लोग हैं वो ग्रिफिथ को फॉलो करते हैं ग्रिफिथ के करिश्मा की वजह से। या तो ये मरो या तो मारो वाला सिचुएशन है। हम सभी लोग रोज़ बैटल लड़ते हैं जहाँ पर खून खराबा होता है। बट एक अजीब बात यह है, यानी नॉर्मल बात यह है कि हम सभी लोग नॉर्मल सी लाइफ जीते हैं यहाँ पर, बिल्कुल बाकियों की तरह। गर्ड्स जुडियो से कहता है कि आखिर ग्रिफिथ किस तरीके का इंसान है। जहाँ पर जुडियो कहता है मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, बट तुम्हें इतना डिस्क्राइब करके मैं बता सकता हूँ कि ग्रिफिथ, मेरे ख्याल से ग्रिफिथ बिलीव करता है कि स्वॉर्डमैनशिप से भी कुछ ज़्यादा चीज़ें ऊपर है, टैक्टिक्स और स्वॉर्डमैनशिप से भी। मुझे लगता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें सोचता है जो उसके यकीन में यानी उसकी औकात से बाहर है और वो रियलिटी में करने के लिए उसको ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा।
तभी गर्ड्स उसे देख रहा होता है और वहाँ पर कास्का आ जाती है और कास्का कहती है, हे तुम्हें बुला रहे हैं नए इंसान। और वो गर्ड्स को नीचे कहती है कि ग्रिफिथ उसे बुला रहा होता है। तब वो कहता है कि मैं बैट करता हूँ कि तुम्हें पता चल जाए कि यही है वो जगह, या तो फिर जहाँ पर तुम बिलोंग करते हो वो जगह के बारे में तुम्हें यहाँ हमारे साथ रहकर पता चल जाए। जिसके बाद गर्ड्स ग्रिफिथ से मिलने चले जाता है जहाँ पर ग्रिफिथ नहा रहा होता है और वो गर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए कहता है। ग्रिफिथ कहता है कि जल्दी आ जाओ और मेरे साथ नहाने लग जाओ। गर्ड्स कहता है कि नहीं, तुम क्या अभी भी बच्चे हो, क्या तुम बड़े नहीं हुए हो जो ये सब करने के लिए बोल रहे हो, ओपन में कौन नहाता है, ऐसा मैं नहीं करूँगा। तभी ग्रिफिथ गर्ड्स के ऊपर पानी की भरी बाल्टी मार देता है। ये देखकर गर्ड्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भी अपनी बाल्टी उठाकर पानी से भर के ग्रिफिथ के ऊपर मारता है और ऐसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर वो दोनों कंपटीशन की तरह फेंकने लग जाते हैं। लास्ट में थक कर वो बैठ जाते हैं और ग्रिफिथ कहता है कि ये सुबह के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो चुकी है। तभी गर्ड्स की नज़र ग्रिफिथ के बैलेट पे पड़ती है और वो देख ही रहा होता है। उतने में गर्ड्स को ग्रिफिथ वो बैलेट निकाल के देता है और वो कहता है कि एक औरत ने मुझे ये लॉकेट दिया था जो फ्यूचर बताती है और उसे इस लॉकेट को कहती है एग ऑफ द किंग। ये लॉकेट उसी के पास आता है जिसके पास पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की ताकत रहती है। ये लॉकेट तभी उसे चूज करता है, बट उसके बदले में ये लॉकेट खून और फ्लैशेस बहुत कुछ लेता है। ग्रिफिथ गर्ड्स को ये लॉकेट देता है और गर्ड्स उस लॉकेट को देख ही रहा होता है। तभी उस लॉकेट की आंखें खुल जाती है। ये देखकर गर्ड्स डर जाता है और ग्रिफिथ की तरफ वो लॉकेट को फेंक के कहता है तुम इसे पास रखो। बट ग्रिफिथ कहता है मुझे नहीं पता कि ये किस तरीके से काम करता है। गर्ड्स उसे कहता है मैंने अब तक तुम्हारा जवाब नहीं सुना, मैंने तुम्हें पहले कुछ कहा था कि तुमने वो मुझे बचाने के लिए बैटल में क्यों आए, आखिर तुमने मेरी जान बचाने क्यों आए। जिसके बाद ग्रिफिथ कहता है मैं तुम्हारे जैसा काबिल इंसान यानी काबिल वॉरियर को खोना नहीं चाहता था, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फॉलो करो और मेरी तरफ से लड़ो। ग्रिफिथ कहता है ये तो बस एक कदम है, हमारे बैंड ऑफ द हॉक ने काफ़ी सारे बैटल्स लड़े हैं और वो सारे बैटल को जीते भी है और वो तो बस एक स्टेप था, बस एक बिगनिंग। अभी तो असली मज़ा आना बचा है और हम उसमें अपनी पूरी लाइफ को रिस्क कर देंगे और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने एक किंगडम पे राज करूँ, मेरा खुद का किंगडम होगा और तुम उसके लिए मेरे लिए लड़ोगे। मैं डिसाइड करूँगा कि आखिर तुम कहाँ पर मरोगे और वो सब कुछ मैं डिसाइड करूँगा कि उस जगह पे तुम मरोगे और कब मरोगे मेरे लिए। जहाँ पर हम देखते हैं सीन चेंज होता है और वो सभी लोग बैटल में जा रहे होते हैं एक नए, और यहाँ पर गर्ड्स सोच रहा होता है ये ना तो एक रॉयल ब्लड है ना नोबिलिटी है, ये एक नाइट से भी कम है। इसके पास खाली 500 लोग हैं अपने मशीनरी बैंड में और ये अपने आप को ऐसा सोच रहा है जैसे ये कुछ और हो या इसका कुछ खुद का अधिकार हो। जहाँ पर ग्रिफिथ कहता है ऊपर 1000 से भी ज़्यादा लोग हैं और हमें साथ में चलना है, मैं लीड करूँगा, पीछे 2 टीम रहेगी जो फ्लैंक्स और बाकी चीज़ें कवर करेगी, तो चलो पहली टीम चार्ज करो। और ग्रिफिथ पहली टीम को लेकर आगे बढ़ता है। सभी लोग वॉर में आगे जा रहे होते हैं। गर्ड्स वापस से सोचता है आखिर मैं ये क्या कर रहा था 4 सालों से, आखिर मैंने जो 4 साल सेक्रीफाइस किए उसमें मैं क्या कर रहा था। जब हमें गर्ड्स का पास दिखाते हैं जहाँ पर गर्ड्स गंभीरों से फाइट कर रहा होता है। सभी लोग कहते हैं कि गर्ड्स के पास क्या छोटी स्वॉर्ड नहीं है, वो इतनी बड़ी तलवार से क्यों लड़ रहा है। यहाँ गंभीरों के ऊपर वो हमला करता है बड़ी स्वॉर्ड से, बट उसे संभाल नहीं पाता और गंभीरों उसे लात मार के गिरा देता है और कहता है हमारे पास कोई छोटी स्वॉर्ड नहीं है बच्चे लोग के लिए, सारी स्वॉर्ड्स बड़ी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गर्ड्स यहाँ पर दर्द में पड़ा रहता है। सभी लोग कहते हैं अच्छा ये वही बच्चा है ना जो लाश में से पैदा हुआ था। जहाँ वो कहते हैं हाँ गंभीरों की वाइफ ने इसे बचाया था, शीशु। तो सभी लोग कहते हैं ये तो एक बुरा साइन हुआ ना, और वो कहते हैं हाँ इसी वजह से तो गंभीरों की वाइफ शीशु मर गई थी, है ना, ये इसकी ही गलती थी। और गर्ड्स ये सब कुछ सुन रहा होता है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड उठा के गंभीरों से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जहाँ पर वो कहता है यही एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने तलवार उठाया और कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। जहाँ पर हमें पास्ट का सीन वापस से दिखाई देता है जहाँ गंभीरो गर्ड्स को पहली बार वॉर में लेके आता है और वो कहता है ये असली लड़ाई है, यहाँ पर अच्छे से लड़ना। गर्ड्स यहाँ पर आगे जाता है, एनिमी से फाइट कर रहा होता है, सभी लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी गर्ड्स के सामने एक बंदा आ जाता है जो गर्ड्स के ऊपर हमला करता है और गर्ड्स ज़मीन पर गिर जाता है। जिसके बाद उसका हेलमेट और सभी चीज़ें निकल जाती है, बट गर्ड्स अपने आप को बचाने के लिए अपनी स्वॉर्ड उठाता है और सामने वाले के गले पे मार देता है और सामने वाला वहीं पर ख़त्म हो जाता है। बट पीछे से दूसरा बंदा आता है जो गर्ड्स के ऊपर हमला करता है और गर्ड्स के ऊपर पैर रख के उसे जान से मारने ही वाला रहता है। बट तभी वहाँ पर गंभीरो आ जाता है और उसको मार देता है। जिसके बाद वो गर्ड्स के ऊपर काफ़ी चिल्लाता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है ये कोई तलवारबाजी का लेसन चल रहा है जहाँ पर तुम ऐसी बेतुकी हरकतें कर रहे हो।
क्या तुम कोई बेवकूफ़ हो? तुमने बस एक को हरा दिया तो तुम्हें क्या लगता है तुम जीत जाओगे? जिसके बाद वॉर खत्म होती है और सभी को अपना पैसा मिल रहा होता है, जहाँ पर गर्ड्स को भी उसका पैसा मिलता है और वो अपनी इनाम की रकम गम्बिनो के हाथ में पूरे दे देता है, जहाँ गम्बिनो गर्ड्स को बस एक कॉइन देता है। जिसके बाद गर्ड्स खुश हो जाता है और इसी तरीके से वो लोग अपनी हर वॉर में लड़ाई कर रहे होते हैं। बट तभी एक वॉर के अंदर जहाँ पर धमाके और तोप इस्तेमाल हो रहे होते हैं, गम्बिनो कहता है कि चलो अटैक करो, चार्ज करो, और सभी लोग अंदर घुस रहे होते हैं। बट तभी एक तोप फायर होता है जो गम्बिनो के ऊपर सीधा जाकर लैंड होता है और गर्ड्स चिल्लाता है गम्बिनो, और गम्बिनो घायल हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाता है कि गम्बिनो का हाल बहुत बुरा चल रहा होता है, उसके पैर अब वो चलने लायक बिल्कुल भी नहीं रहता है। जिसके बाद गर्ड्स फाइट लड़ रहा होता है और वो कहता है कि आज मैंने कमांडर को मारा हूँ, और सारा पैसा लाकर वो गम्बिनो को देता है और वो कहते हैं मुझे आज अच्छा रकम मिला है। जिसके बाद गम्बिनो कहता है तुमने मेरे कुत्ते के लिए मीट नहीं लिया है ना, जाओ जाकर मेरे कुत्ते के लिए मीट लो, और ये कहकर वो गर्ड्स के गर्दन पे अपनी लकड़ी से मारता है। जिसके बाद गर्ड्स गम्बिनो को देख रहा होता है और सभी लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। गर्ड्स वहाँ से चले जाता है और बाकी खड़े लोग कहते हैं कि गर्ड्स अच्छा कर रहा है, वो वॉर में भी अच्छी तरीके से लड़ रहा है। ये सुनकर गम्बिनो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और वो लुप पे चिल्लाने लग जाता है। जिसके बाद गर्ड्स रात में यहाँ आराम कर रहा होता है और वो अपनी आंखें जैसे ही बंद करता है वो सामने देखता है गम्बिनो को। गम्बिनो के हाथ में एक स्वॉर्ड रहती है। गम्बिनो गर्ड्स के पास आता है और पास आकर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, बट उसके हमले के पहले ही गर्ड्स उड़ जाता है और वो कहता है कि गम्बिनो तुम ये क्या कर रहे हो? गम्बिनो कहता है मैं कितना केयरलेस हो सकता हूँ, मैं कैसे चूक गया, मुझे समझना चाहिए था। और वो कहता है कि मैं चाहता था कि तुम मर जाओ, चुपचाप ही मर जाते तो अच्छा रहता, क्या तुम पहले ही मर जाते, तुम्हें मरना होगा। जिसके बाद गर्ड्स कहता है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? जिसके बाद गम्बिनो हंसता है और वो कहता शीशु को तुम मिले थे और उसके बाद वो मर गई, उसके बाद मैं तुम्हें संभाल रहा था और अब मेरी ये हालत है जिसमें मैं चल भी नहीं सकता। जिसके बाद गर्ड्स बहुत ज़्यादा शौक जाता है, वो कहता है ये क्या कोई मजाक है, जब से तुम आए हो सब कुछ बुरा हो रहा है, तुम अच्छे के बदले बुरी चीज़ें लेके आ रहे हो, तुम एक शैतान के बच्चे हो। और वो ये कह गर्ड्स की गर्दन पे अपनी स्वॉर्ड रखता है। वो कहता है तुम डिजर्व करते हो मर जाना, तुम्हें मरना होगा। काश 11 साल पहले जहाँ पर तुम्हारी माँ की लाश थी, तो तुम्हारी माँ की जगह पर अगर तुम मर जाते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता। और ये सुनकर गर्ड्स बहुत ज़्यादा शौक जाता है और गम्बिनो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और ये कहकर वो अपनी स्वॉर्ड से गर्ड्स के ऊपर हमला करता है। पर गर्ड्स वहाँ से हट जाता है और गर्ड्स साइड में उसकी स्वॉर्ड जो रहती है उसे उठाकर अपने हाथ में लेकर गम्बिनो के ऊपर हमला करने जाता है। बट गम्बिनो गर्ड्स की नाक के ऊपर हमला कर देता है और वो गिराते हुए कहता है तुम बस एक कीड़े हो, तुमने मुझे परेशान करते आया है, जब से तुम मिले हो तब से मुझे कुत्ते की तरह फॉलो कर रहे हो, और शीशु मरी है तुम्हारी वजह से, तुम्हें मरना होगा। जिसके बाद वो गर्ड्स के ऊपर हमला करने जाता है, बट गर्ड्स अपने ना चाहते हुए अपनी स्वॉर्ड उठाता है जो गम्बिनो के दिल के आर पार चले जाती है और गम्बिनो इंस्टेंट ही मर जाता है। और वो उठाता है गम्बिनो, गम्बिनो तुम्हें क्या हुआ? तभी वहाँ पर आसपास के जितने भी लोग रहते हैं वो आते हैं और वो कहते हैं क्या क्या रेड हुई है, ये क्या हुआ, आखिर ये किसने किया? अब मत बोलना कि ये तुमने किया है गर्ड्स। जिसके बाद गर्ड्स शॉक हो जाता है और वो उसके पास बोलने के लिए कुछ रहता नहीं है, तो वो अपनी स्वॉर्ड लेकर वहाँ से जो स्टेबल में घोड़ा रहता है उसे लेकर भागने लग जाता है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है और सभी लोग गर्ड्स के पीछे आ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि 10 साल से जिस इंसान ने तुम्हें पाला तुमने उसे ही मार दिया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? गर्ड्स कहता है आखिर ये सब क्यों हो रहा है? और सभी लोग उसके पीछे आ रहे होते हैं कि रुक जाओ, हम तुम्हें इसी तरीके से जाने नहीं देंगे। वो गर्ड्स के ऊपर क्रॉसबो फायर करते हैं जिससे गर्ड्स का घोड़ा पागल हो जाता है और उसकी वजह से गर्ड्स खाई में गिर जाता है। सभी लोग कहते हैं इतनी ऊंचाई से कोई नहीं बच सकता, अब तक वो मर गया होगा। बट गर्ड्स की आँख खुलती है एक पानी के अंदर और वो उठता है और वो कहता है कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, काश अगर मैं वहीं पर मर जाता तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि अब मैं जो बच चुका हूँ तो इसके बाद मेरे साथ आगे क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता, आखिर मेरे साथ और कितना बुरा होने वाला है और कितनी बुरी चीज़ें मेरे लिए बची है। और ये कहकर वो आगे की तरफ बढ़ता है। वो देखता है कि यहाँ पर सभी फॉक्स उसे घेर लिए होते हैं और वो कहता है लगता है यही मेरा अंत है। जिसके बाद उसमें से एक फॉक्स गर्ड्स के ऊपर हमला करता है, बट वो गर्ड्स उसे अपनी नाइफ की मदद से काट देता है। और यहाँ पर सभी जो फॉक्स या जो भी हाइना रहते हैं वो गर्ड्स के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और गर्ड्स जोर से चिल्लाता है और हमें प्रेजेंट दिखाता है जहाँ पर वो वॉर में फाइट कर रहा होता है। और इसी तरीके से वो अपने एनिमी को मार मार के ही ज़िंदगी जी रहा है, बस अपने दुश्मनों को मारना। और वो कहता है कि आखिर मैं कहाँ पर जाना चाहता हूँ, आखिर मेरा असली मकसद क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बैटल ख़त्म होता है और ग्रिफिथ यहाँ आता है और वो गर्ड्स को कहता है कि क्या अभी तो जिंदा हो, और ग्रिफिथ उसे अपना हाथ देता है और गर्ड्स को उठाता है। ग्रिफिथ गर्ड्स को कहता है कि बैटलफील्ड के अंदर एक सोल्जर की लाइफ बस एक सिल्वर के कॉइन बराबर ही होती है
और अगर जो बच जाता है तो उसे नोबल्टी और रॉयल कंट्रोल करती है कचरे की तरह पर, और इंसान अपने आप को सरेंडर कर देता है। उसके पास कोई और चारा नहीं रहता है। आखिर दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जिसके पास ताकत होगी और वो दुनिया को पूरी तरीके से बदल सकता है, वो भी बिना किसी नोबल्टी और किसी और चीज़ के। वो इंसान जिसके पास गॉड की पावर होगी। आखिर मेरे पास मेरा क्या स्टेटस होगा इस दुनिया के अंदर? आखिर इस दुनिया के अंदर मेरा क्या वजूद होगा? आखिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने ये सब बातें किसी के साथ शेयर नहीं किया हूँ, मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ किया हूँ गट्स। जिसके बाद हम देखते हैं रात में गट्स अकेले सोच रहा होता है और वहाँ पर रिकेट आके दरवाज़ा खोलता है, जिसकी वजह से गट्स पानी में गिर जाता है। और गट्स उसे कहता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जहाँ पर वो कहता है मैं तो तुम्हें बस कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने के लिए आया था। मैंने सुना है कि तुम रेडार कमांडर में प्रोमोट हो गए हो और अब तुम एक कमांडर बन चुके हो। वो कहता है ये कितनी अमेजिंग बात है, तुम सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही प्रमोट हो गए और अब तुम हमारा एक हिस्सा हो सच में। जिसके बाद वो गट्स को अपना हाथ देता है और अब गट्स को उठा ही रहा होता है, तब पीछे से वो बिग गाय आ जाता है और वो कहता है सॉरी। जिसके बाद कास्का कहती है कि आखिर ग्रिफिथ के दिमाग में क्या चल रहा है और आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। और एपिसोड यहाँ खत्म। दूसरे एपिसोड के स्टार्ट में हमें बहुत साल पुरानी बात बताई जाती है, जहाँ पर इंसान अपनी तलवार उठाते थे ताकि वो अपने दिल का दर्द को छुपा सके। पर आने वाले टाइम में एक उम्मीद है जहाँ पर इंसान अपनी तलवार उठाएगा ताकि वो अपनी स्माइल को प्रोटेक्ट कर सके और अपनी जर्नी को हैप्पीली इंजॉय कर सके। और हमें एक किंगडम के बारे में बताता है जो वेस्ट में रहता है और एक एम्पायर जो ईस्ट में रहता है। उन दोनों के बीच में लड़ाई चलती है जिसका नाम रहता है मिडलैंड और ट्यूडर, और ये लड़ाई चलती है 100 साल तक, जिसमें वॉर की ग्रीम रिपर्स वो रहती है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, उसको ग्रीम रिपर कहा जाता था। और ग्रीम रिपर थे हमारे ट्यूडर साइड के, जिसने अपनी ताकतें बढ़ा दी थी पावरफुल लोगों को अपने साइड में लेकर। जिसके बाद हम 3 साल बाद की कहानी देखते हैं जहाँ पर वॉर स्टार्ट रहती है और कमांडर कहता है चार्ज चार्ज चार्ज, और ये कहकर वो सामने वाले लोगों को मार रहा होता है बेरहमी से, और वो देखते देखते सबको मार देता है। जहाँ पर मिडलैंड के राजा कहते हैं कि मैं अपने आदमियों को नहीं देख पा रहा हूँ, सबके सब मारे जा रहे हैं और अगर इसी तरीके से रहता रहेगा तो हमारा कैसल भी हमारे हाथ से चले जाएगा। वो राजा कहता है क्या हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है जो ट्यूडर के ब्लैक डेविल्स को रोक सके? जहाँ पर जो ट्यूडर्स के ब्लैक डेविल रहते हैं वो पूरी तरीके से आकर लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम सामने एक घोड़े पे आदमी को भागते हुए देखती है, जहाँ पर ट्यूडर का कमांडर कहता है कि क्या तुम हम सभी से लड़ोगे? जहाँ पर वो कहता है मैं तुम्हारी हड्डियों को चूरा चूरा कर दूंगा। और सामने से वो वॉरियर आता है और ट्यूडर के जो कमांडर रहता है उसको देखते ही साथ में खत्म कर देता है। और ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि एक सोल्जर ने कैसे कर दिया, चलो वो बस एक ही सोल्जर है, खत्म करो। और ट्यूडर के जितने भी सोल्जर है वो आगे बढ़ते, पर तभी से ग्रिफिथ और उसकी टीम आ जाती है और वो राजा को कहते हैं वो देखो वो आ गई हमारी ग्रीम रिपर व्हाइट हॉक्स। और यहाँ पर व्हाइट हॉक्स जो रहती है वो आगे बढ़ती है और ग्रिफिथ आगे बढ़ते साथ ही यहाँ पर जो ट्यूडर के ब्लैक कमांडर के ब्लैक डेविल रहते हैं उन सभी को मार रहा होता है। और यहाँ पर वो सभी मिलकर गट्स और ग्रिफिथ मिलकर उन लोगों का सफाया कर रहे होते हैं, जहाँ पर ग्रिफिथ और गट्स कंटिन्यू मार रहे होते हैं। और ये देखकर ब्लैक डेविल्स डर जाती है और वो कहते हैं कि रिट्रीट और पीछे चले जाते हैं। और यहाँ पर ग्रिफिथ और उसकी टीम जो रहती है वो जीत जाती है और ये देखकर किंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। ग्रिफिथ यहाँ पर गट्स को देखता है और गट्स ग्रिफिथ को देखता है। अगले सीन में हम कैसल को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही गट्स उतरता है सभी लोग उसे कहते हैं क्या बात है कैप्टन, आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से उसके ख़त्म किया, आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, हमने यही एक्सपेक्ट किया था अपने रेडार कमांडर से, आप ही हमारे बॉस है। और हम देखते हैं कि गट्स की भी यहाँ पर एक गैंग बन चुकी रहती है। गट्स को वो कहते हैं हमने सभी लोगों को जमा किया है तो हम अभी पार्टी करेंगे आपकी जीत के लिए। जहाँ पर कास्का आती है और वो कहती है मुझे तुम्हारे कैप्टन से कुछ देर के लिए बात करनी है। गट्स कहते हैं तुम लोग मेरे बिना स्टार्ट करो, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। कास्का गट्स को अकेले में लेके जाके कहती है आखिर तुमने ये क्या किया, तुम्हारा काम था हमारी टीम को सपोर्ट देने का और तुमने अकेले जाके बिना कोई कवर के जाके चार्ज कर दिया अकेले ही, जैसे तुम सबको खत्म कर दोगे। तुमने हमारा प्लान बिल्कुल बर्बाद कर दिया, तुमने डायरेक्ट ही जाके एनिमी के सेंटर में हमला कर दिया। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो, क्या तुम कोई हीरो हो? इस बार तो तुम लकी थे इसलिए तुम बच गए, वरना तुम्हारा ये नाटक हमेशा नहीं चलते रहने वाला। तुम बहुत सेल्फिश हो और तुम बैंड ऑफ द हॉक को डेंजर खतरे में डाल रहे हो। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो कभी। और कास्का गट्स को चिल्ला रही होती है, तभी गट्स कहता है मुझे माफ करना, मैं अगली बार ध्यान दूंगा, ऐसा कभी नहीं करूंगा। जिसके बाद कास्का कहती है तुम हमेशा यही चीज बोलते हो और हमेशा यही चीज रिपीट करते हो, तुम 3 साल से जरा भी नहीं चेंज हुए। जब से तुम आए हो, जब से तुम ग्रिफिथ को मिले हो, तुम बिल्कुल अभी भी वैसे ही हो। तुम बिल्कुल भी परवाह नहीं करते अपने आसपास के लोगों की, तुम्हें बस तलवार चलाना आता है, तुम्हें अपने लोगों की भी परवाह नहीं है। जहाँ पर ये सुन के गट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कास्का का हाथ पकड़ के कहता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो एक और बार बोलो तुमने जो कहा। जिसके बाद ग्रिफिथ वहाँ पर आता है और वो कहता है क्यों ना तुम दोनों शांत हो जाओ।
हे गर्ड्स, मैं तुम्हें कुछ एडवाइस देना चाहूँगा। जिसके बाद कास्का कहती है तुम हमेशा इसके साथ बहुत ज़्यादा नर्म से बात करती हो, तुम ऐसे क्यों बात करती हो, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद क्रॉकस कास्का का मजाक उड़ा रहा होता है और वो कहता है कि अच्छा तुम्हारे साथ भी देखो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। गर्ड्स बस ग्रिफिथ का पेट है, हमेशा वो मुसीबत को करता है और तुम्हारे सर पे उसका सब कुछ नाम आ जाता है। जहाँ पर कास्का क्रॉकस को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है और ग्रिफिथ कहता है तुम लोग हमेशा कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हो, अब तक इतने साल हो गए तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, तुम दोनों एक साथ लड़ते आए हो और तुम अभी तक नहीं हुए, दोनों के दोनों इसी तरीके से लड़ रहे हो। मेरे को तो अभी भी वही दिन याद आते हैं जब हम मिले थे, जिस तरीके से हम लोगों की फाइट हुई थी। जहाँ पर ग्रिफिथ सोचता है उस डुएल के बारे में जहाँ पर उन लोगों ने लड़ा था। वो कहता है वो डुएल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। ग्रिफिथ कहता है आज रात में आ जाना, आज तुम्हारे नाम का टोस्ट होने वाला है, आज सब लोग तुम्हारे नाम से पिएंगे। जहाँ पर गर्ड्स कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारा प्लान बिगाड़ दिया, मैंने तुम्हारे टैक्टिक्स जो थे, जो तुम्हारे दिमाग में थे बैटल किस तरीके से लड़ना है, उसे बिगाड़ दिया। दूसरे सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जो मिडलैंड के राजा रहते हैं वो ग्रिफिथ को रिवॉर्ड दे रही होती है और रिवॉर्ड के तौर पे वो उसे नाइट बना रहे होते हैं। बट आसपास के नोबल कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, एक मशीनरी नाइट बन रहा है, तुम्हें क्या लगता है ये होना चाहिए। और सभी लोग ग्रिफिथ से जल रहे होते हैं कि आखिर एक नॉर्मल सा साधारण सा इंसान नोबल के बीच में आकर नाइट का टाइटल ले रहा है, हम ये कैसे सह सकते हैं। क्रॉकस कहता है उन्हें तो ये करना ही था, आखिर हमारी ज़िंदगी अब मशीनरी से निकल चुकी है, अब हमें उससे पीछा छूट चुका है और अब फाइनली हम लोग आर्मी में आ चुके हैं। जिसके बाद कास्का उसे कहती है कि तुम ज़रा अपनी ज़बान पे ध्यान दो, आखिर तुम क्या कह रहे हो, आसपास देखो, क्योंकि अब अगर तुम जो भी करोगे तो उसका उल्टा रिफ्लेक्शन ग्रिफिथ के ऊपर ही पड़ने वाला है। क्योंकि अब हम वो मर्सिनरीज नहीं रहे केयरलेस और रूड, अब हमें बिहेव करना रहेगा अच्छी तरीके से। जिसके बाद क्रॉकस उसे कहता है ओहो कमांडर मैं समझ गया कास्का मैम। जिसके बाद उन दोनों में वापिस से झगड़ा होने लगता है और वो कहते हैं कि हम लोग सेरेमनी में। और कास्का और क्रॉकस को यहाँ पर जर्नल देख के कहता है ये कॉमनर। जिसके बाद कास्का कहती है कि क्या वो अभी भी नहीं आया, और वो गट्स के बारे में कह रही होती है। जहाँ पर हम गट्स को देखते हैं जो अपने वुड को लगाकर अपनी स्वॉर्ड के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रिफिथ को आखिर उसके नाइट का टाइटल मिल जाता है और गट्स अपनी स्वॉर्ड को देख रहा होता है। अगले सीन में वो प्लान बना रहे होते हैं कि हाँ हमने जो देखा था एनिमी की सप्लाई बेस, उसके यहाँ पर जो डिफेंस फोर्स है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और हमारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी, तो इसका मतलब हमें यहाँ से फ्लैंक करते हुए उनके अंदर आना पड़ेगा। जहाँ पर ग्रिफिथ कहता है हमारा मेन मकसद है कि उसके एनिमी की सप्लाई बेस को कैप्चर करना जितना जल्दी हो सके। तो हम जब यहाँ पर से आएंगे तो हमें वेपन का जो रूम है वो मिल जाएगा, बट हम फ्रंट से जब आएंगे तो हमें वेपन रूम जाने के लिए ऊपर जितने भी आर्चरी वाले लोग रहेंगे उन्हें हराना रहेगा, जो इसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। बट हमें अगर फोर्ट में जल्द से जल्द घुसना है तो हमें फिर फ्रंट गेट से अटैक करते हुए घुसना रहेगा, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना रहेगा जब हम दरवाज़ा तोड़ेंगे तो। जहाँ पर क्रॉकस कहता है तो इसमें हमारा क्या काम है, हम क्या करेंगे। जिसके बाद ग्रिफिथ कहता है गट्स और कास्का अपनी कंपनी बनाते हुए उन जितने भी ऊपर लोग रहेंगे आर्चरी वाले उनका ध्यान भटकाएंगे और पीछे से हमारी टीम बैकअप करते हुए अंदर घुसेगी और हम ये ऑपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे। जिसके बाद क्रॉकस कहता है लगता वापिस से एक और एक क्रेडिट गट्स चुरा के जाएगा। जिसके बाद गट्स उसे कहता है क्या तुम्हें मुझसे आर्ग्यूमेंट करनी है या झगड़ा करना है। जिसके बाद कास्का कहती है क्रॉकस तुम अपना मुंह बंद रखो, ये ग्रिफिथ का ऑर्डर है और हम सब ग्रिफिथ का ऑर्डर फॉलो करेंगे। कास्का गट्स को कहती है तुम ध्यान देना कि तुम वापस से कोई गलती ना करे। जिसके बाद उसे ग्रिफिथ कहता है कास्का मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, मुझे पता है तुम ये कर लोगी। जिसके बाद हमें एनिमी की बेस साइड दिखाई देती है जहाँ पर वहाँ के कमांडर कहते हैं मैं ब्लू वेल का हैवी असॉल्ट नाइट एडन यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर गन और सप्लाई बेस की चौकीदारी कर रहा हूँ, ये कोई काम होता है। जहाँ पर उसे कहता है कि सर हम यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ब्लैक जो कैवलरी थी उसे ग्रिफिथ ने उसकी टीम ने हरा चुका है, इसलिए हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट बना के भेजा गया है ताकि हम यहाँ की रक्षा कर सके। और वो कहते हैं मुझे भी ये बात पता है, इसलिए तो हमारी जैसी ग्लोरियस कॉबरविट्स फैमिली को यहाँ पर भेजा गया है। जहाँ पर वो कहते हैं कि देखो देखो वहाँ से हमला हो रहा है, एनिमी की रेड। और वो देखते हैं कि क्या एनिमी की रेड यहाँ पर कैसे, क्यों सप्लाई बेस पर कौन हमला करेगा। उतने में वहाँ पर एरोज आने लग जाते हैं। जिसके बाद वो गेट पे देखते हैं तो फ्रंट गेट को तोड़ते हुए गट्स और कास्का की जो टीम रहती है वो एंट्री कर लेती है और वो एक एक करके लोगों को गिरा रहे होते हैं। गट्स यहाँ पर बड़ी आसानी से सामने के जितने भी लोग रहते हैं उसे मारते हुए अंदर घुस रहा रहता है और वो पीछे ग्रिफिथ खड़ा रहता है। ग्रिफिथ कहता है जब तक गट्स ऑर्डर नहीं करेगा हम अंदर नहीं घुसेंगे। गट्स और जो कास्का रहती है उन दोनों की टीम मिलकर हमला कर रही होती है। कास्का के ऑर्डर पे ग्रिफिथ अंदर घुस जाता है, बट तभी गट्स नोटिस करता है कि वहाँ से तो धुआं निकल रहा है और वो समझ जाता है और भागते हुए ग्रिफिथ की तरफ बढ़ता है। कास्का उसे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपनी ड्यूटी भूल गए हो, वापिस से तुम कुछ उठपटांग हरकतें कर रहे हो। जिसके बाद गट्स ग्रिफिथ के पास आके कहता है ये सब कुछ एक जाल है, यहाँ से निकलो। जिसके बाद ग्रिफिथ कहता है क्या,
ग्रिफिथ की भी नज़र उस धुएं पे पड़ती है और वो सभी को कहता है रिट्रीट, चिलो पीछे हटो। वो कहते हैं क्या अभी हमें रिट्रीट करना है? और तभी वो लोग रिट्रीट कर ही रहे थे, तभी अचानक से एक धमाका होता है और ये धमाका देख के वो लोग शॉक हो जाते हैं और पूरा वेपन का जो रहता है सप्लाई बेस वो उड़ जाता है। और एडन कहता है ये हमारी स्पेशल टेक्निक थी बाकुरुत्सी, जो हमारी स्पेशल क्लैन कोबुरुत्सी फैमिली 300 साल से यूज़ करते आ रही है। जिसके बाद ग्रिफिथ कहता है कि क्या सब लोग ठीक है? जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ हम सभी ठीक है, हम सही टाइम पे पीछे आ गए, इस वजह से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी और जिसको लगी रहती है। तभी बैंड ऑफ द हॉक कहते हैं कि ये एक्सप्लोजन कुछ और ही चीज़ था, हाश हम बच गए। जिसके बाद वो कहते हैं कि हमें हमारा जो एम था वो पूरा हुआ, चाहे हमने इसके डैमेज तो कर दिया सप्लाई बेस को, अगर हम कैप्चर नहीं कर पाए तो। जिसके बाद कास का गट्स को बुलाती है। गट्स उसे कहता है क्या हुआ, तुम्हें जो बोलना है सीधे पॉइंट पे आके बोलो, ये चुप मत खड़े रहो। कास का गट्स को कहती है कि तुमने जो बैटल में किया आज वो बिल्कुल सही किया। जिसके बाद गट्स उसे कहता है मैंने तो वही किया जो मैं हमेशा करते आ रहा हूँ। जिसके बाद कास्को से कहती है मैंने तुम्हें देखा कि तुम किस तरीके से ग्रिफिथ को प्रोटेक्ट करने की किए और बचाने के लिए ये स्टेप कर रहे थे, बट मैं उसे नहीं समझी और मैं तुम्हें चिल्ला पड़ी, इसलिए मुझे माफ़ करना। और वो सॉरी कहती है। जिसके बाद सभी लोग कास्को को देख रहे होते हैं और ये देखकर ग्रिफिथ खुश होता है और एपिसोड ये वाला यहीं एंड होता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि एडन से कोई पूछता है कि क्या तुमने उन लोगों को ख़त्म कर दिया है? एडन कहता है कि हाँ वो लोग तो मेरे लिए मूंगी के बराबर थे, मैंने उन लोगों को पूरी तरीके से हरा दिया। जहाँ पर वो कहते हैं जर्नल कि तुमने पक्का उन लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया, तुमने अपनी आंखों से देखा? एडन कहता है कि हाँ जर्नल बॉस्कॉन, मैंने उन लोगों को देखा कि मैंने उन लोगों को किस तरीके से हरा दिया। बॉस्कॉन कहता है वो लोग जिंदा है और अभी भी सप्लाई बेस पे ऑक्यूपाइड है। जिसके बाद एडन कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, वहाँ तो धमाका हुआ था, मैंने देखा था वो लोग ख़त्म हो गए थे। तभी वहाँ मिनिस्टर कहता है कि हमारे सप्लाई बेस तबाह होने से हमारे को कुछ होने नहीं वाला, ये फ़र्क हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, बट हमें उन इंसेक्ट लोगों को ख़त्म करना ही होगा। तो उतने में बॉस्कॉन कहता है कि हाँ खास करके वो बैंड ऑफ द हॉक को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। जिसके बाद मिनिस्टर कहता है बैंड ऑफ द हॉक। तभी हमें अगला सीन बताता है मिडलैंड के कैसल के अंदर, जहाँ पर बात चल रही होती है और किंग कहते हैं कि हम अगले अटैक वाले मिशन के लिए भी उन्हें ही भेजेंगे। जहाँ पर जनरल कहता है कि आप इतने इंपॉर्टेंट मिशन में वो उन लोगों को कैसे गैर जिम्मेदार को भेज सकते हैं। बाकी लोग कहते हैं हाँ हम भी इस बात से एग्री करेंगे, चाहे तो आप हमारी टीम को भेजो, वो भी ऑफेंसिव में हमला करेगी अगर आप उन्हें इजाज़त दे दो। राजा कहते हैं क्या मैं उन पर भरोसा कर सकता हूँ? क्या तुम पूरी तरीके से अपनी टीम पे निर्भर हो, कॉन्फिडेंट है कि वो जीत के आएंगे? मैं ये चांसेस नहीं ले सकता, मेरा इरादा बन चुका है। ग्रिफिथ को बुलाओ, ग्रिफिथ को मेरा वर्ड्स देना कि जैसे ही अगर उन लोगों की प्रिपरेशन हो जाए तो लड़ाई के लिए उन लोग को तैयार रहने के लिए कह दो। जिसके बाद राजा उन लोगों को लड़ाई के लिए कह देता है और यहाँ पर जो मिनिस्टर रहते हैं मिडलैंड के, वो जर्नल को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। ग्रिफिथ यहाँ पर लड़ाई की बैटलफील्ड में खड़ा रहता है और वो खड़े रह के अपने बैलेट को हाथ में लगाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी अपने फॉर्मेशन लेते हैं और लड़ाई को स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद गट्स अपनी टीम लेकर आगे बढ़ जाता है और वो लोग ट्यूडर के एक और एक बेस के ऊपर हमला कर देते हैं। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि काफ़ी समय हो जाता है बट गट्स को ग्रिफिथ का कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है। जिसके बाद वहाँ पर एक मैसेंजर आके ग्रिफिथ को कहता है कि हमने कैसल को कंट्रोल में ले लिया है। जिसके बाद ग्रिफिथ कहता है कैसल के कमांडर का क्या हालचाल है? जिसके बाद वो कहता है हम अब तक उसके पास नहीं पहुँच पाए हैं क्योंकि मैंने सुना कि बस वो एक ही है जिसको कमांडर गट्स की टीम अब तक लड़ाई कर रही है और उसे रोक नहीं पाई है, और वो ही चीज़ है जो कैसल के अंदर जाने से सबको रोक के रखा है। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो बस एक ही सोल्जर है जिसकी वजह से पूरी की पूरी टीम खतरे में है। जिसके बाद वो कहते हैं क्या एक सोल्जर? क्रॉकस कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा बकवास बात है, बस एक सोल्जर को हमारा कमांडर नहीं हरा पाया, क्या बकवास सा कमांडर है। जिसके बाद जूडो कहता है मैंने वॉर ज्वाइन करने के पहले कुछ रूमर सुना था, मैंने नस्फेरातु ज़ॉर्ड कभी कभार एनिमी की तरफ से लड़ता है। और ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वो कहते हैं ज़ॉर्ड द इमॉर्टल, क्या ये वही ज़ॉर्ड की बात हो रही है? जिसके बाद पिपिन कहता है आखिर वो कौन है? रिकिट कहता है क्या तुमने उसके बारे में कभी नहीं सुना? रिकिट कहता है वो बहुत ही ज़्यादा नामचीन फाइटर है और वो एक लेजेंडरी फाइटर है मशीनरीज के बीच में। वो वॉर्स लड़ता है और वॉर के अंदर 100 नहीं कभी कभार तो हज़ारों सर कलम किया है, उससे काफ़ी सारे लोगों को मार चुका है। और यही रीज़न नहीं है उससे डरने का, एक और एक रीज़न है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो मर के वापिस आ जाता है और जिस वॉर में वो लड़ा है तो वो अगली वॉर में दिखाई देगा। और माना जाता है कि वो 100 साल से भी ज़्यादा उम्र का है, इसलिए वो इमॉर्टल ज़ॉर्ड कहलाया जाता है क्योंकि अब तक वो मरने की खबर उसकी आई नहीं। तभी क्रॉकस हंसते हुए कहता है तुम लोग बच्चे लोगों की जरा बातें कर रहे हो, तुम ऐसा लग रहा है एक फेरी टेल की स्टोरी सुना रहे हो। रिकिट कहता है कि जो मशीनरीज है वो आधे से ज़्यादा ज़ॉर्ड की पूजा भी करती है और उसे अपना गॉड मानते हैं। जिसके बाद ग्रिफिथ आसमान को देख के कहता है मुझे ये लुक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तभी हम कैसल की तरफ देखते हैं जहाँ पर
कैसल के बाहर हम देखते हैं कि गर्ड्स के जो टीम वाले रहते हैं वो गर्ड्स को रोक के रखते हैं और वो कहते हैं कि हमारी मदद करो कमांडर को रोकने में, और सभी लोग यहाँ पर गर्ड्स को पकड़ के रखते हैं। गर्ड्स कहता है मुझे जाने दो, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। जिसके बाद वो कहता है कमांडर गर्ड्स आप प्लीज़ रुक जाओ, हमने ग्रिफिथ तक खबर पहुँचा दी है, ग्रिफिथ को आने दो, उसके बाद ही आप जाना, हम आपको अकेले इस तरीके से जाने नहीं दे सकते, आप प्लीज़ थोड़ा सा और वेट करो। जिसके बाद गर्ड्स भड़कते हुए कहते हैं तुम लोग बेवकूफ़ हो, मैं यहाँ पर किस तरीके से खड़े रह सकता हूँ, 2 घंटा होने आया है, मेरे 50 सोल्जर अंदर गए थे और अब तक कोई भी बाहर नहीं आया है, मैं उन लोगों को इस तरीके से नहीं छोड़ सकता, मुझे जाने दो, तुम लोग ये क्या कर रहे हो। यहाँ पर खड़े रह के खाली देखता बहुत ह्यूमिलेटिंग फील हो रहा है मुझे अंदर जाने दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस कैसल के अंदर से गर्ड्स का एक बंदा बाहर आता है और वो कैप्टन गर्ड्स कमांडर गर्ड्स करते हुए बाहर आता है। जिसके बाद गर्ड्स उसे कहता है क्या हुआ तुम्हें, और वो गिर जाता है और उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून आ रहा होता है और पूरे बदन पे कट्स लगे रहते हैं और वो खाली एक नाम लेता है जॉड, और ये कहकर वो अपनी आखिरी सांसें लेकर ख़त्म हो जाता है। सभी लोग कहते हैं तो इसका मतलब रूमर सच थे, अंदर सही में जॉड है, इसका मतलब हम बड़ी मुसीबत में हैं, हमें और लोगों को बुलाना होगा। जहाँ पर गर्ड्स उड़ जाता है और अंदर जाने लगता है। सभी कहते हैं कमांडर प्लीज़ रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, तो वो कहता है मैं ही जाके अंदर सेटल करूंगा, कोई भी मेरे पीछे मत आना, मैं ये अकेले संभालूंगा। जिसके बाद गर्ड्स अपने टीम मेंबर का बदला लेने के लिए जाता है और वो जैसे ही अंदर कैसल में जाता है वो देखता है कि सभी लाइटें अपने आप चालू हो जाती है और वो देखता है कि उसके काफ़ी सारे जो सोल्जर रहते हैं वो ज़मीन पर मरे पड़े रहते हैं, सब के सब कटे रहते हैं। और ये देख कर गर्ड्स अपनी ब्लैक स्वॉर्ड निकालते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है वो देखता है कि उसके सारे लोग मरे हैं और कोई भी जिंदा नहीं है। तभी उसे एक चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो भागते हुए जाकर देखता है और वो देखता है कि काफ़ी सारे लोगों की लाश पड़ी रहती है और वहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान खड़ा रहता है जो बीस्ट जैसा दिख रहा होता है। वो गर्ड्स को देखता है और गर्ड्स उसको देखता है कि उसकी नाइफ के अंदर यानी जो उसकी स्वॉर्ड रहती है उसके अंदर उसके सोल्जर लगे रहते हैं। ये देखकर गर्ड्स चिल्लाते हुए उसकी तरफ हमला करने के लिए भागता है, बट जॉड गर्ड्स को अपना हाथ मार के दूर जाके उड़ा देता है और गर्ड्स जमीन पर गिर जाता है। जॉड गर्ड्स की तरफ बढ़ता है और गर्ड्स उठने की करता है और अपनी स्वॉर्ड को जॉड की तरफ बढ़ाता है और ये देखकर जॉड कहता है तो आखिर तुम क्या हो, अगर तुम कोई ऑर्डिनरी इंसान रहते तो वो मेरे स्ट्राइक से तुम अब तक मर चुके रहते हैं। तभी जॉड अपनी स्वॉर्ड उठाकर गर्ड्स की तरफ बढ़ता है और हमला करने के लिए उसके ऊपर स्ट्राइक मारता है, बट गर्ड्स उसे अपने स्वॉर्ड की मदद से काउंटर दे देता है और एक एक करके काउंटर दे रहा होता है। जॉड गुस्से में आके अपना एक ऐसा स्ट्राइक देता है जिससे पिलर उड़ जाता है और वो देख के कहता है बहुत मज़ा आ रहा है। जिसके बाद ग्रिफिथ को ये खबर पहुंच जाती है कि आखिर क्या चल रहा है और अंदर क्या क्या हुआ है। जिसके बाद ग्रिफिथ अपने बाकी आदमियों को कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े रहना, मैं और हमारी टीम थोड़ी जाएगी और गर्ड्स को वापस लेके आएगी। जॉड गर्ड्स को कहता है मेरे 50 सालों में किसी ने भी मेरे अगेंस्ट इस तरीके से मेरे मूव को डॉज नहीं किया है, तुम बहुत ही गर्ड्स सोचता है कि मैंने अब तक जितने भी लोगों से लड़ा हूँ उन सभी लोगों में सबसे ज़्यादा ताकतवर है ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर। और वो कहता है कि नहीं, इसकी ताकत भी कुछ अलग है, ये इंसान की तरह स्ट्रेंथ, इसकी पावर इतनी नहीं है, इसके पावर को मैं अब और नहीं रोक सकता। अगर इसका स्ट्राइक एक आया तो मैं उसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा। ये मेरी अगर ब्लेड इतनी बड़ी नहीं होती तो अब तक मैं लड़ भी नहीं पाता। अगर मेरी ब्लेड का साइज़ नॉर्मल ब्लेड जितना होता तो अब तक मेरी तलवार टूट चुकी होती। हम दोनों की पावर सेम नहीं है, बट हम दोनों के वेपन का पावर बिल्कुल सेम है। और ये बोलकर वो अपने फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। ये देखकर जॉड हंसते हुए कहता है अच्छा तो तुम मतलब एक ही अटैक में अपनी पूरी ज़िंदगी को बेड पे लगाना चाहते हो, तो मैं समझ गया, तुम ये बस एक अटैक करना चाहते हो। तुम्हें लगता है यही है फाइनल अपॉर्चुनिटी जिसमें तुम अपनी पूरी पावर लगा के मुझ पर हमला करोगे अपनी उस बड़ी सी ब्लेड से, बट जब तक तुम मुझ पे हमला करोगे उससे पहले ही मैं तुम्हारे भेजे का कुरमा बना दूंगा। ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और ये कहकर जॉड हंसता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गर्ड्स जॉड की तरफ बढ़ता है चिल्लाते हुए बिना किसी चीज़ को सोचते हुए, और उसके बाद वो जॉड की जो तलवार रहती है उसको बीच से तोड़ देता है और तोड़ने के बाद जॉड के चेस्ट में स्टैब करता है। और ये देखकर जॉड बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि उसके बदन से खून आ रहा है और वो कहता है लाइफ में पहली बार किसी ने मेरी बॉडी के अंदर इतना डीपली स्टैब किया है। और ये कहकर वो ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है तुम जैसा इंसान, और देखते ही देखते वो बीस्ट बन जाता है और वो गर्ड्स की स्वॉर्ड को पकड़ के रखता है और कहता है 300 साल के अंदर मैंने जितने भी लोगों को मारा, मैं पूरी लाइफ में पहली बार किसी ने मुझको चोट पहुंचाया है, मेरा खून आया है। और ये कहकर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बीस्ट के अंदर और गर्ड्स पूरी तरीके से डर जाता है।
तुम एक पहले ऐसे इंसान हो जिसने मेरा खून को इतना गर्म कर दिया है इतने सालों के अंदर। और ये कहकर वो अपने मुंह से बीस्ट की तरह एक धुआं निकाल रहा होता है और ये देखकर गर्ड्स बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है मैं तुम्हारे जैसे अपोनेंट का ही इंतज़ार कर रहा था इतने सालों से कि कोई मेरे से आके इतनी अच्छी तरीके से लड़ेगा, और 300 साल में पहली बार तुम हो जिसने मुझे चोट पहुँचाई है, चलो मुझसे लड़ो। और ये कहकर वो गर्ड्स के ऊपर हमला करता है और ज़ोर से रोर करने लग जाता है। गर्ड्स कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कोई मॉन्स्टर कैसे हो सकता है, मुझे यकीन नहीं होता कि इस तरीके के मॉन्स्टर भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। जिसके बाद जॉर्ड आकर सीधा गर्ड्स के ऊपर हमला करता है, बट गर्ड्स उससे बच जाता है और अपनी स्वॉर्ड को जॉर्ड की तरफ दिखाता है। अपनी स्वॉर्ड से वो हमला करता है बट उसकी सींग को वो कुछ नहीं कर पाता और जॉर्ड जोर से पटक देता है गर्ड्स को दीवार के ऊपर। और ये हमले से गर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है और वो बेहोश होने लग जाता है, जिसको देखकर जॉर्ड कहता है तो तुम्हारी आखिरी लिमिट यही थी, तो तुम्हारी ताकत इतनी ही थी, तुम हार मान रहे हो, लगता अब तुम हार मान रहे हो और तुम अपनी ह्यूमन पोटेंशियल पे पहुंच चुके हो, तो अब तुम मुझे और नहीं लड़ सकते और तुम मुझे और मज़ा नहीं दिलाओगे, तो मैं तुम्हें बीच से ही फाड़ देता हूँ। और ये कहकर वो गर्ड्स के हाथ खींचने लगता है। गर्ड जोर से चिल्लाता है, तभी हम देखते हैं कि कोई क्रॉसबो मारता है और उस क्रॉसबो की वजह से वो गर्ड्स को छोड़ देता है और वो कोई और नहीं ग्रिफिथ रहता है। ग्रिफिथ जॉर्ड के ऊपर हमला करता है। ग्रिफिथ के सारे सोल्जर डर जाते हैं कि आखिर ये मॉन्स्टर कौन है। तभी गर्ड्स कहता है ग्रिफिथ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से जल्दी भागो। और सभी सोल्जर कहते हैं ये तो नस्फराटू जॉर्ड है। ग्रिफिथ कहता है सभी लोग अपना गार्ड अप रखना। जिसके बाद जॉर्ड कहता है कि मैं किसी को भी हमारी लड़ाई में नहीं आने दूंगा और किसी को भी माफ़ नहीं करूंगा जो हम दोनों की लड़ाई हमारी लड़ाई के बीच में आएगा। और ये कहकर वो ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। जिसके बाद गर्ड्स कहता है ग्रिफिथ यहाँ से भागो। जिसके बाद ग्रिफिथ भागते हुए आगे गर्ड्स की तरफ आता है और वो देखता है जॉर्ड को और जॉर्ड ज़ोर से चिल्ला रहा। यहाँ पर क्रॉकस और कास्का बाहर खड़े रहते हैं और वो कहते हैं अब तक कोई बाहर नहीं आया, क्या इसका मतलब जॉर्ड ने उन दोनों को भी मार दिया। जिसके बाद बाकी लोग कहते हैं कि तुम आखिर ये क्या कह रहे हो, तुम अपना मुंह बंद रखो, उन दोनों को कोई नहीं मार सकता, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। जिसके बाद कास्को को टेंशन होती है और वो कहते हैं कि क्या तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है कास्का। जिसके बाद ग्रिफिथ यहाँ सभी लोगों को कहता है कि तुम लोग बाहर निकलना चालू कर दो, रिट्रीट। और ये कहते हुए उन लोगों को बाहर निकलने कहता है और सीधा जाता है गर्ड्स की तरफ में। गर्ड्स कहता है तुम बेवकूफ़ हो, तुम यहाँ क्यों आए। ग्रिफिथ गर्ड्स को कहता है कि तुम ये सब चीज़ें मुझे बाहर निकल के कहना। जिसके बाद जॉर्ड कहता है तो मैं तुम्हारे दिल की धड़कनें अब तक सुन सकता हूँ, इसका मतलब तुम मुझसे लड़ सकते हो, तो चलो आओ मुझसे लड़ो। मैं तुम्हें तब तक कुछ नहीं करूंगा जब तक तुम मुझसे लड़ते नहीं और तुम्हारी बॉडी थक नहीं जाती। जिसके बाद ग्रिफिथ गर्ड्स को पूछता है कि क्या तुम चल सकते हो। तो इसके बाद ग्रिफिथ कहता है कि अगर मैं नहीं बोलूँगा तो मैं मारा जाऊँगा, मुझे कैसे भी करके चलना होगा। जिसके बाद वो लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और जॉर्ड से लड़ने की फॉर्मेशन लेने के बाद वो दोनों मिलकर हमला करते हैं। जिसके बाद ग्रिफिथ और गर्ड्स हमला करते हैं। गर्ड्स टैप करता है और ग्रिफिथ उसका एक हाथ काट देता है और ये देखकर जॉर्ड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि उसका एक हाथ नहीं रहता और उसके चेस्ट में एक बड़ा सा खड्डा हो जाता है। ग्रिफिथ कहता है हम भागते हुए इसकी तरफ जाएंगे और एग्जिट से निकलेंगे। उतने में जॉर्ड ग्रिफिथ को एक ऐसा पंच मारता है जिसको ग्रिफिथ संभाल नहीं पाता और वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जॉर्ड कहता है क्या दिन था, मुझे आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, मैं आज ऐसे लोगों से मिला जिस लोगों ने मुझे टक्कर की फ़ाइट दी, मैं तुम लोगों से लड़के बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और ये कहकर वो गर्ड्स के ऊपर भी अपने हाथ से हमला करता है। वो कहता है मैं आज तुम दोनों को खो दूंगा, मुझे पता है। और ये कहकर वो अपने हाथ को जोड़ता है और वो उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो कहता है मैं पहले इस वाले को मारूंगा। वो ग्रिफिथ को मारने जाता है पर वो बेलेट को देख के कहता है ये क्या, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आखिर ये लड़के को बेलेट कैसे पोजेस कर सकता है, आखिर इसके बाद क्रिम्सन बेलेट कैसे हो सकता है। और ये कहकर वो जोर से चिल्लाता है। उस चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक आ जाती है जो कास्का और उसकी टीम सुनकर अंदर आने के लिए भागने लग जाती है और सभी लोग अंदर आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जॉर्ड कहता है मैं इस डुएल को अभी रोक देता हूँ बट मैं बाद में लड़ूंगा अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली तो, बट मुझे नहीं लगता मुझे तुमसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी लड़ने की क्योंकि तुम मर चुके रहोगे। मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बताता हूँ कि आखिर तुम्हारे साथ आगे क्या क्या होने वाला है। जिसके बाद वो कहता है कि अगर ये लड़का तुम्हें अपना दोस्त मानता है या तुम दोनों अपने आप को एक दूसरे को दोस्त कहते हो और जब ग्रिफिथ की एम्बिशन ख़त्म होगी यानी बुक्का हो जाएगी, चकनाचूर होगी,
तब तुम्हें अपनी मौत से मिलना होगा, तब तुम्हारी नसीब में होगी सिर्फ मौत और तुम्हें उस मौत से फेस करना होगा और तुम उस मौत से कभी नहीं बच पाओगे। और ये कहकर जॉर्ड अपने विंग्स खोलता है और वो वहाँ से चले जाता है और गर्ट्स सोचने लगता है कि आखिर उसने ये क्या कहा और वो वहाँ से चले जाता है। वो यहाँ पर ग्रिफिथ को देख रहा होता है, उतने में पीछे से कास्का और उस बाकी लोग आते हैं और गर्ट्स वहाँ बेहोश हो जाता है। पिपिन गर्ट्स को कहता है क्या तुम ठीक हो, और वो कहता है कि आखिर तुम दोनों ही सिर्फ जिंदा बचे हो, बाकी लोग कहाँ गए। और बाकी लोगों को यहाँ जॉर्ड ने मार चुका रहता है। वो कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। तभी कास्का ग्रिफिथ के पास जाती है और ग्रिफिथ को उठाती है और गर्ट्स ग्रिफिथ के पास जा रहा होता है और कास्का उसे कहती है तुम बिल्कुल भी नहीं छूना, आज ग्रिफिथ जो स्टेट में है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, आज ग्रिफिथ मारा जाता तो सिर्फ तुम्हारी ही गलती थी। और वो रोने लगती है और एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर मिनिस्टर को दो लोग कह रहे होते हैं कि क्या तुमने सुना कि बैंड ऑफ द हॉक के साथ में क्या हुआ। लास्ट बैटल ने उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा लॉसेस दिया और वो लोगों क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने ट्यूडर के कैसल के अंदर एक डीमन को देखा। जिसके बाद मिनिस्टर कहता है क्या एक बड़े से डीमन को। वो कहता है कि हाँ मुझे तो ये लग रहा है कि बस वो एक झूठ कह रहे हैं, वो झूठ बोलकर खाली अपनी फेलियर को यानी जो उन लोगों ने फेलियर किया है उसे छुपाना चाहते हैं। मिनिस्टर कहता है ये तो एक बच्चों जैसी ट्रिक है। जिसके बाद वो कहते हैं कि ग्रिफिथ चाहे फेल हो या कुछ भी हो या लॉसेस हो, बट उसने कैसल को सरेंडर करने में कामयाब हो गया। आखिर उसने इतने लॉसेस के बाद भी उस कैसल को सक्सेसफुली पा लिया। और वो कहता है कि हम लोगों ने तो ये भी रूमर सुना है कि ग्रिफिथ का अभी रैंक और तरीके से बढ़ने वाला है और जिस तरीके से रेपुटेशन किंग के सामने बढ़ रहा है, इतने अचीवमेंट बढ़ रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है मिनिस्टर कि एक मशीनरीज की इतनी ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए और टाइटल मिलना चाहिए। जिसके बाद सामने से गर्ट्स आ रहा होता है और गर्ट्स को देखकर वो लोग कहते हैं कि ये तो वही है ना बैंड ऑफ द हॉक का रेडार कमांडर। जिसके बाद गर्ट्स आगे आ रहा होता है और उनमें से एक कहता है कि हमने सुना कि लास्ट टाइम तुम्हारे साथ में ट्रेजिक हो गया बैटल के अंदर, और हमने तो ये भी सुना कि तुमने उस बैटल के अंदर कैसल में एक बड़ा सा डीमन देखा। मुझे तो लगता है कि तुमने बस अंधेरे में एक कुत्ता देख लिया होगा और डर के मारे उसे मॉन्स्टर समझ लिया होगा। ये सुन के गर्ट्स उसके पैर पर अपनी जो बाम्बू रहता है उसे मारता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं ज़ख्मी हूँ इसी वजह से नहीं चल पा रहा हूँ प्रॉपर। और वो आदमी अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। जिसके बाद गर्ट्स उसे मुड़ कर देखता है और जैसे वो देखता है वो आदमी बिल्कुल शांत हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड अंदर रख देता है। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल की तरफ देखते हैं जहाँ पर बैंड ऑफ द हॉक बैठी रहती है और गर्ट्स वहाँ पर पहुँचता है। गर्ट्स को जूडो कहता है कि क्या तुम अभी ठीक हो, क्या तुम चलने लायक हो, तुम चल। तभी वहाँ पर वो साइड पे कास्का को बैठा देखता है और कास्का को बैठा देखकर वो यही सोचता है कास्का के बारे में जो उसने कहा था उस दिन कि तुम्हारी ही गलती है इन सब की चीज़ों के अंदर। तभी जूडो कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। कास्का ने तुम्हें वो जो कह दिया था वो बस टेंशन में कह दिया था, उसमें इतनी कोई सोचने वाली बात नहीं है। तभी वहाँ पर रिकिट कहता है हम सभी लोग यहाँ ग्रिफिथ से मिलने के लिए आए थे, बट ग्रिफिथ से मिलने के लिए पहले ही यहाँ पर विजिटर्स है। जितने भी महल के किंग्स और जितने भी बिग शॉट बिशॉप्स और जितने भी लोग हैं वो सभी उससे मिलने के लिए आए हैं और जितने भी कैसल के अंदर लोग रहते हैं वो सभी फेवर करके मीठा बनना चाहते हैं ग्रिफिथ के साथ में ताकि उनका और ग्रिफिथ का रिलेशन अच्छा रहे। वो सब बस ग्रिफिथ का फ़ायदा उठाने की कर रहे हैं क्योंकि ग्रिफिथ महल के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी का लीडर है, यानी मिडलैंड की सबसे स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ द हॉक का लीडर है। इसलिए वो सभी लोग ग्रिफिथ के आसपास पीछे घूम रहे हैं। तभी गर्ट्स अंदर जाने के लिए करता है पर उसे रिकिट रोकता है। कास्का कहती है तो तुम यहाँ पर भी नहीं सुन रहे हो, तुम यहाँ पर बाहर इंतजार करना जब तक वो लोग नहीं निकलते। तभी वो कहता है मुझे ये सबसे परवाह नहीं, मेरा दोस्त इंजर्ड है और मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। और ये कहकर गर्ट्स अंदर जा रहा होता है। तभी उसे लोग रोकते हैं और वो कहते हैं कि अंदर मीटिंग चल रही है तो तुम अंदर नहीं जा सकते। बट गर्ट्स उन गार्ड्स को उठाकर फेंक डालता है और अंदर जाने के लिए बढ़ता है। पूरी किट को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ अंदर चल रहे हो, मैं तो अंदर जा रहा हूँ। बट तभी कास्का गर्ट्स की तरफ भागते हुए आती है और उसे पंच करती है और उस पंच की वजह से गर्ट्स जमीन पर गिर जाता है। सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि आखिर कास्का ने उसे पंच क्यों किया। जिसके बाद वो कहती है कि आखिर तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो और आखिर तुम क्यों ही ग्रिफिथ के हमेशा फेवरेट हो, ग्रिफिथ हमेशा तुम्हारे बारे में क्यों ही सोचता है। और ये रोने लग जाती है। ये देखकर गर्ट्स वहाँ से उठता है और कहता है मैं बाद में आऊँगा और वो वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग करने लग जाता है और अपना ठीक होने के बाद पटिया निकाल के वो अपनी स्वॉर्ड प्ले करने लग जाता है। यहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो यही बात सोच रहा होता है कि कास्का उसे हमेशा कहती है कि तुम मर जाते तो अच्छा रहना, क्या क्यों तुम हमेशा ऐसा करते हो, हर चीज़ में तुम्हारी गलती है, तुम्हें अपने आदमी की परवाह नहीं है। और ये सभी बातें वो सोच रहा होता है और उतने में वहाँ पर ग्रिफिथ आ जाता है। वो कहता है तो मुझे अच्छा लगा कि तुम ठीक हो और तुम अपनी स्वॉर्ड चला पा रहे हो, मुझे माफ़ करना कल के लिए जो भी हुआ।
मुझे पता चला कि तुम मुझसे मिलने आए थे, बट वो मिनिस्टर और बाकी लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से मैं तुमसे नहीं मिल पा और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ग्रिफिथ कहता है कि ऐसा मॉन्स्टर एग्जिस्ट करता है ये जानना, और भाई ये तो एक नाइटमेयर जैसा था, इतने बड़े मॉन्स्टर को फेस करना, और इतना मॉन्स्टर आखिर एग्जिस्ट कर रहा है और हम ह्यूमन को अब तक नहीं पता है। ऐसा लग रहा है जैसे किस तरीके से कोई गॉड चीज़ हो। जिसके बाद गट्स कहता है गॉड, वो डीमन जैसा था। जिसके बाद ग्रिफिथ कहता है क्या पता, किसे पता, क्या पता वो दोनों सेम ही हो। जिसके बाद वो कहता है आखिर मैं किस तरीके से बचा, मैं बेहोश हो गया था तो मुझे पता नहीं कि आखिर क्या हुआ, किसने फाइट किया और किस तरीके से मैं ज़िंदा बचा और यहाँ पहुँचा। जिसके बाद गट्स उसे कहता है कि तुम्हारे बेलेट की वजह से उसने तुम्हारे बेलेट को पहचान लिया, और वो बस जॉड की बात को याद कर रहा होता है कि तुम्हें अपनी मौत से मिलना है जब इस इंसान का सपना ख़त्म होगा। गट्स कहता है कि उसने इस चीज़ को पहचान लिया। जिसके बाद ग्रिफिथ कहता है कि हाँ, इसने मुझे हमेशा से इविल चीज़ों से बचा के रखा है, मुझे उस फ्यूचर बताने वाली औरत को थैंक्स कहना चाहिए। जिसके बाद गट्स कहता है मैं तुम्हारे एक बार एहसानमंद हो गया, तुमने 3 साल पहले भी मेरी जान बचाई थी और अभी भी। गट्स उसे कहता है कि जब तुमने 3 साल पहले मेरी जान बचाई थी तभी तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक वॉरियर था जो तुम्हारे लिए काम करता था, बट तभी भी तुमने अपनी लाइफ को यानी अपनी जान को खतरे में डाल के मेरी जान बचाने के लिए आए थे, और मैं जिस तरीके से तुम्हें जानता हूँ तुम इस तरीके के इंसान नहीं हो, तो तुम क्यों आए थे। जिसके बाद ग्रिफिथ कहता है कि तुम उस बात को अब तक नहीं छोड़े हो, 3 साल हो गए हैं, उसमें कोई भी वजह नहीं थी, मैं बिना वजह के तुम्हारी जान बचाया था, क्या तुम्हें उसके लिए कोई वजह चाहिए। हमेशा मैंने जितनी भी बार तुम्हारी जान बचाया हो अपनी जान को दांव पे लगा के, उसमें कोई भी वजह नहीं है। गट्स कहता है अरे नहीं। तभी वहाँ पर राजा आ जाता है और वो ग्रिफिथ को कहता है कि तो तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा सही दिख रहे हो, और जहाँ पर राजा को देखकर ग्रिफिथ अपना सर नीचे कर देता है और गट्स को कहता है अपना सर नीचे करो, बट जनरल कहता है गट्स को कि क्या कर रहे हो तुम, योर मैजेस्टी के सामने तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अपना सर नीचे करो। ग्रिफिथ कहता है अपना सर नीचे करो। जिसके बाद गट्स भी अपना सर नीचे कर देता है। राजा उन्हें कहता है कि तुम अपना सर ऊपर कर दो। सभी लोग कैसल के अंदर एक्साइटेड है, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है अपना पोजीशन को वापस वो करने के लिए। और वो कहता है इनसे मिलो, ये मेरा भाई है जूलियस, और ये कोर्ट में मतलब जो कैसल है उसे कोर्ट कहा जाता है, और वो कहते हैं कि ये वाइट ड्रैगन का लीडर है और मेरे बाद इसी को थ्रोन मिलेगा। और यहाँ ग्रिफिथ अपना सर नीचे करके थोड़ी रिस्पेक्ट देता है जनरल को, बट जनरल अपनी मुंडी हटा देता है क्योंकि जनरल को ग्रिफिथ बिल्कुल भी नहीं पसंद। और यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है जब तुम लोग लड़ते हो और बैटल को जीतते हो, तब मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं जब मैं लड़ाई लड़ता था, और मुझे तुम लोगों की लड़ाई देख के मेरा वो जज्बात आ जाते हैं कि मुझे भी लड़ना है, और मुझे मेरे पुराने दिन याद आ जाते हैं। जिसके बाद वो जनरल कहता है कि मैजेस्टी मैं आपको कमांडर की हैसियत से मना करूँगा कि ये सब बातें मना करें। तो वो कहते हैं मुझे इससे कुछ परवाह नहीं है, मैं इन लोगों से ये सब बातें कर सकता हूँ। और वो ग्रिफिथ को बोलते भी है कि इस कैसल के अंदर कितने लोगों को तुमसे प्रॉब्लम है ग्रिफिथ, क्योंकि तुम एक नॉर्मल बर्थ के हो, तुम कोई नोबेल्टी नहीं हो, ना कोई रॉयल बर्थ के हो, इसीलिए उन लोगों को तुमसे थोड़ी प्रॉब्लम है। और वो ग्रिफिथ को कहते हैं कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों के ऊपर ही डिपेंडेंट हूँ, ना कि उन लोगों के अरिस्टोक्रेटेड के ऊपर जो अपने पुराने ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी आर्मी बनाऊँ जो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करे मेरे मिडलैंड को। जिसके बाद वो कहता है कि माय मैजेस्टी आप जो कह रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद ग्रिफिथ की नज़र पड़ती है शार्लेट के ऊपर, और वो कहते हैं कि ये कौन है। जिसके बाद राजा कहते हैं ये मेरी डॉटर शार्लेट है, और वो ये सब मार धार लड़ाई झगड़े और वॉरियर लोगों से उसे थोड़ा डर लगता है। मैंने उसे हमेशा से कैसल के अंदर ही रखा, जिसकी वजह से वो कभी बाहर आती नहीं है, उसे ज़्यादा बाहर आना पसंद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट पर्सन है, जैसे इंट्रोवर्ट है, और इस वजह से मैंने अपनी बेटी को रख के बिगाड़ दिया हूँ। जिसके बाद वो कहती है मुझे माफ़ करना लॉर्ड ग्रिफिथ, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। और वो ये कहकर उसे कहते हैं चलो शार्लेट मेरे साथ आओ, और वो शार्लेट को लेकर बाहर जा रहे होते हैं। जैसे ही वो उतरते हैं शार्लेट पीछे भागते जा रही होती है और पैर में पत्थर आने की वजह से वो गिर रही होती है, बट तभी ग्रिफिथ उसे पकड़ लेता है और वो ग्रिफिथ उसे देख रहा होता है। उतने में जनरल वहाँ आती है और वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की, और वो सीधा ग्रिफिथ को एक स्लैप करते हैं यानी एक लाफा लगा देते हैं। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकाल रहे होते हैं, बट गट्स भी अपनी स्वॉर्ड निकाल रहा होता है, और यहाँ ग्रिफिथ उनसे माफ़ी मांगता है। जिसके बाद राजा कहते हैं तुम लोग रुक क्यों गए, और वो यहाँ जाने लग जाते हैं। ग्रिफिथ के मुंह से खून आ रहा होता है, बट वो प्रिंसेस शार्लेट को देख रहा होता है क्योंकि उसे प्रिंसेस शार्लेट पसंद आने लग जाती है। जिसके बाद प्रिंसेस शार्लेट वहाँ से चले जाती है। गट्स यहाँ पर रात में अपनी स्वॉर्ड को देख रहा होता है और वो बस ग्रिफिथ की बातें सोच रहा होता है कि जितनी बार भी मैंने अपनी ज़िंदगी तुम्हारे लिए दांव पे लगाया है वो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए लगाया हूँ।
गर्ड्स कहता है मुझे नहीं पता कि मैं जो आंसर ढूंढ रहा हूँ वो ये है कि नहीं, बट अभी के लिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेरी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करूँगा सिर्फ लड़ने के लिए, और वो लड़ूंगा मैं सिर्फ ग्रिफिथ के लिए। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक ब्रिज दिखाया जाता है जहाँ पर एडन खड़े रहता है और वो बता रहा होता है इस ब्रिज के बारे में जहाँ पर उन लोगों ने पहली बार इस ब्रिज को कैप्चर किया था और इस तरीके से उन लोगों ने एनिमी को स्प्लिट करने में कामयाब हुए थे, जहाँ पर उनकी आर्मी ने ये बिल्ड करा था ब्रिज इसलिए ताकि वो मिडलैंड को 2 हिस्से में डिवाइड कर पाए और एनिमी पे मतलब मिडलैंड के ऊपर अटैक कर पाए। ये ब्रिज इसलिए था ताकि जो मिलिट्री ट्रूप्स है उन्हें आने जाने में आसानी हो जाए, इसलिए उन लोगों ने ये सीज किया था ब्रिज को, और उसके बाद यहाँ से वो अटैक भी करते थे मिडलैंड के सीधा दिल पे, यानी यहाँ से वो इजीली मिडलैंड के कोई भी बड़े से उस जगह पर जाकर हमला कर सकते थे। और ये सीक्रेट टैक्टिक्स बनाई थी कोबोविच फैमिली का है जो 300 साल से चलता आ रहा है। वो कहता है कि हमें अगर यहाँ पर कैप्चर करना है तो हमें अपनी स्ट्रेंथ करना होगा डिफेंस को, यानी हमें अपना डिफेंस बढ़ाना होगा, और उसके लिए मेरे पास प्लान पहले से है। जितने भी नैरो एरिया है जहाँ से जाना आना होता है गेट के इलाके पे, वहाँ पर वो अपने जितने भी तीर कमान वाले लोग रहते हैं उन्हें ज़्यादा बढ़ा देता है ताकि अगर कोई भी एंट्री करने की करे तो क्रॉसबो से मार पाए, और इस तरीके से वो लोग भी अपना डैमेज को रोक पाएंगे अंदर घुसने से। और आसपास कोई भी और रास्ता अंदर आने का नहीं है, ना ब्रिज है ना कोई और चीज़ है, और साथ ही साथ ना ही आसपास ज़्यादा पेड़ है तो उन लोग राफ्ट भी नहीं बना सकते। और वो हंसते हुए कहता है तो इसलिए अंदर एंट्री करना मुश्किल है। और किस तरीके से वो लोग राफ्ट बनाएंगे, क्या वो लोग ग्रेव पॉइंट पे राफ्ट बना के आएंगे, और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी हम जंगल के अंदर बैंड ऑफ द हॉक को देखते हैं जो वो यहाँ कहती है कि जैसे ही ग्रिफिथ ठीक हुआ हमें एक नया मिशन मिल गया। वो कहते हैं कि बड़े से बड़े गोलम भी यहाँ पर ब्रिज के ऊपर फेल हो गए हैं, तो हम किस तरीके से करेंगे, हम किस तरीके से उन नाइट को डिफीट करते हुए अंदर जाएंगे, जहाँ ग्रिफिथ स्ट्रेटेजी को सोच रहा होता है। और वो कहता है हम सभी को मार के अंदर घुसेंगे। जहाँ पर अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रिफिथ की टीम 2 में डिवाइड हो जाती है, और एक यहाँ पर जो गर्ड्स और जो बाकी लोग रहते हैं वो पानी के थ्रू क्रॉस कर देते हैं। गर्ड्स यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है और पानी के थ्रू पे वो एक रस्सी पूरी बांधते हैं, और उस रस्सी को पकड़ते हुए एक एक करके लोग आने के लिए वो एक रास्ता बना लेते हैं। जिसके बाद हम एडन को दिखती है, वो कहता है कि क्या कोई एनिमी का साइन है, और वो कहते हैं कि नहीं यहाँ पर तो कोई एनिमी का साइन भी नहीं है, और अगर कोई चाहे 100 हो या 1000 तो उसके लिए भी ब्लू वेल हैवी नाइट्स का इंतजाम हो चुका है, वो लोग संभाल लेंगे। कोई भी हमारे अंदर इतने जब स्ट्रॉन्ग गार्ड होने के बाद कोई भी पैर नहीं रख सकता। जिसके बाद एडन जोर जोर से हंस रहा होता है और वो कहता है तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए और अपने गार्ड ऑन रखना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि गर्ड्स की टीम फाइनली यहाँ पर रस्सी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे बांध देती है, और वो एक एक करके सामान बांध रहे रहते हैं। बाकी वो कहते हैं कि आज कमांडर बहुत ही ज़्यादा शार्प लग रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे, क्योंकि उसे जो काम असाइन हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वजह से। तभी यहाँ पर एक जो गर्ड्स की टीम का रहता है वो अपने हाथ में फैल्कन पे चिट्ठी लगा के उड़ा देता है ग्रिफिथ के पास में कि हम लोग रोड क्रॉस करना स्टार्ट कर दी है, और वो चिट्ठी ग्रिफिथ के पास पहुंच जाती है। जिसके बाद ग्रिफिथ और बाकी लोग जल्दी से उस जो ब्रिज रहता है उसके पास आ जाते हैं, और ब्रिज के दूर से जाकर उन लोग चिल्लाना चालू कर देते हैं। जिसके बाद वो देखते हैं और एडन को कहते हैं कि एनिमी दूर से आ चुकी है। जिसके बाद एक एक करके यहाँ पर गर्ड्स की जो टीम रहती है वो पीछे से क्रॉस कर रही होती है। एडन कहता है आखिर उन लोगों ने अपनी शक्ल दिखाई दी है, चलो यहाँ से कैनन फायर करो। जिसके बाद वो कहते हैं कि हम इतनी दूर से कैनन फायर नहीं कर सकते हैं, ये डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, उन तक कैनन नहीं पहुँचेगा क्योंकि ग्रिफिथ और बाकी लोग बहुत ज़्यादा दूर खड़े रहते हैं। एडन कहता है तो ठीक है हम एक यूनिट को भेजो जाके वो ख़त्म करेंगे। जिसके बाद वो थोड़ा सोचता है और वो कहता है कि नहीं रुको, ये बस एक ट्रैप है, वो लोग हमें फंसाना चाहते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं, वो इतना दूर वरना कभी खड़े नहीं रहते, ये सब चीक ट्रिप हम सर एडन पे नहीं चलती है। जिसके बाद वो कहता है कि तो हमें क्या करना है सर एडन। जिसके बाद वो कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस उन लोगों को इग्नोर कर देना है। जिसके बाद एडन के कहने पे वो लोग इग्नोर कर देते हैं, ना कोई अटैक करते हैं ना कुछ करते हैं। जिसके बाद गर्ड्स भी फाइनली आ जाता है और वो कहता है अब टाइम है हमें चलने का। जिसके बाद वो लोग कपड़े पहन के जंगल में चलने लग जाते हैं। ग्रिफिथ का मैसेंजर उसे कहता है कि रीडर कमांडर और बाकी सभी लोग ने रोड क्रॉस कर दिया है। जिसके बाद ग्रिफिथ कहता है तो चलो ठीक है, अब सभी लोग यहाँ पर से गायब हो जाओ। ग्रिफिथ ने सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ इसलिए किया रहता है ताकि गर्ड्स और बाकी लोग रोड क्रॉस कर पाए, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद गर्ड्स और उसकी टीम अंदर जाने लग जाती है और वो पूरी तरीके से कपड़ा चेंज करते हैं और वो कहते हैं कि चलो गेट ओपन करो। वो कहते हैं हमने विजिटर लेके आए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन की बात करनी है, इसलिए गेट खोलो। और यहाँ पर टूडर वाले लोग को लगता है कि ये उनके ही आदमी है और इसलिए वो गेट ओपन कर देते हैं। बट गर्ड्स जैसे ही गेट के अंदर घुसता है वो गेट के गार्ड को काटना चालू कर देता है। एडन ये देख के कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ। वो कहते हैं
तो वो लोग गायब इसलिए हुए थे ताकि वो लोग स्नीक अटैक कर पाए, और यहाँ पर वो लोग अटैक करने लग जाते हैं। जिसके बाद एडन उसे कहता है कि अपनी जितनी भी फोर्स है उन लोगों को कहो कि वापस आ जाए और आकर यहाँ पर लंड। गर्ड्स के टीममेट कहते हैं तो क्या हम सिग्नल को भेज दें ताकि वो अटैक करे। जिसके बाद गर्ड्स कहते हैं नहीं, पहले हमें उन लोगों के लिए रास्ता बनाना है। जिसके बाद वो कहते हैं कि ब्रिज का पहले गेट खोलना रहेगा उसके लिए, और यहाँ पर वो ब्रिज के गेट के पास आगे बढ़ती है और जितने भी गार्ड खड़े रहते हैं उन सभी को काटते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर एक जाकर गेट खोल देता है और ब्रिज का जैसे ही गेट खुलता है जिसके बाद वो लोग सिग्नल को लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ग्रिफिथ को वो कहते हैं कि गेट खुल रहा है बट अब तक सिग्नल आया नहीं है, तो ग्रिफिथ कहता है सिग्नल का वेट करो। और ये देखकर कास्का सोचती है कि आखिर ग्रिफिथ इतना भरोसा गर्ड्स के ऊपर क्यों करता है। तभी हम गर्ड्स को देखते हैं जो ऊपर जितने भी क्रॉसबो यूज़ करने वाले लोग रहते हैं, गर्ड्स एक एक करके उन सभी को काट देता है और उसके बाद कहता है कि चलो अब सिग्नल को लॉन्च करो। जिसके बाद सिग्नल जैसे ही ऊपर देखते हैं ग्रिफिथ और बाकी सभी लोग आगे बढ़ने लग। जिसके बाद बैंड ऑफ द हॉक फ्रंट गेट से घुस जाती है और यहाँ पर वो लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ब्लू व्हेल और बैंड ऑफ द हॉक के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर बैंड ऑफ द हॉक जीत रहा होता है। और ये देख के एडन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इतने छोटे नंबर से वो लोग जीत सकते हैं? सर, एडन के होते हुए मैं उन लोगों को नहीं जीतने दूंगा, मैं पर्सनली उनसे फाइट करूंगा। और ये कहकर वो नीचे उतरता है, बट उसे खबर मिलती है कि एनिमी फ्रंट गेट से आ रही होती है और वो देखता है कि ग्रिफिथ यहाँ पर फ्रंट गेट से आ जाता है। वो कहता है कि ये क्या, कैसे चूहे वाली टेक्निक इस्तेमाल करके दोनों तरफ से वो लोग आ रहे हैं छुप के। जैसी ग्रिफिथ यहाँ पर एंट्री लेता है, ग्रिफिथ यहाँ पर काफ़ी सारे सोल्जर को मारने लग जाता है। पिपिन यहाँ पर अपने वेपन से मारने लग जाता है। तभी सामने से गर्ड्स और ग्रिफिथ एक दूसरे को देखते हैं और लोगों को मारते हुए यहाँ पर डेडली डुओ आगे बढ़ता है और ब्लू व्हेल के काफ़ी सारे लोग खत्म हो जाते हैं। गर्ड्स बिल्कुल यहाँ पर एक बीच की तरह उन लोगों को ये दोनों खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। एडन के सिपाही उसे कहते हैं कि हम दो ग्रुप के बीच में फंस गए हैं, अभी हमें क्या करना है कमांडर, हमारा अगला ऑर्डर बताओ। जिसके बाद वो कहता है रिट्रीट, पीछे हो जाओ, मैं ट्यूडर एम्पायर का सबसे बड़ा दिमाग की चाबी हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ से निकलना होगा किसी भी तरीके से। वो लोगों से राफ्ट बनाते हुए वहाँ से निकलता है और वो कहता है कि आप हमारे कमांडर हो और ये हमारी ड्यूटी है कि आपको छोड़ना, बट हमें भी यहाँ से लेके जाओ कमांडर। और वो सभी कहते हैं कि प्लीज़ हमें भी बचा लो और राफ्ट पे चढ़ने लगते हैं, जहाँ पर एडन कहता है तुम लोगों का सूट्स बहुत ही ज़्यादा हैवी है और ये मेरी फैमिली राफ्ट इसे हैंडल नहीं कर पाएगी, तो तुम लोग अपने आर्मर निकालो और स्विम करते हुए आओ गधो। और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बैंड ऑफ द हॉक एक विक्ट्री ले देती है और पूरी तरीके से कैसल को अपने कंट्रोल में कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमने आखिर इसे कर दिया, जहाँ पर गर्ड्स कहता है मैंने तो बस तुम्हारा ऑर्डर फॉलो किया था जो तुमने मुझे दिया था। और वो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी उनमें से एक उठ के क्रॉसबो चलाने ही वाला रहता है, पर उस पर जूडो हमला कर देता है। अगले सीन में हम एडन को देखते हैं जो यहाँ पर अपने कैसल में जा रहा होता है और वो कहता है कि मैं अभी अपने पेट को काफ़ी ज़्यादा अच्छी मील से भरने वाला हूँ। जिसके बाद वहाँ पर जनरल बॉस्कॉन आ जाते हैं और जनरल बॉस्कॉन उसे पूछता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ, आखिर वो ब्रिज पे क्या हुआ, तुमने उन लोगों के सामने सरेंडर कर दिया है ना। जिसके बाद एडन कहता है सरेंडर तो नहीं, हम लोगों ने सरेंडर नहीं किया है, अभी हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी तो इसलिए हमें उन लोगों को ब्रिज लेने दिया है, बट हम लोग जल्दी ही उन लोगों से ब्रिज वापस से ले लेंगे, ये बस एक टेम्परवरी है, मुझे बस थोड़ा टाइम दे दो, उसके बाद हम लोग वापस से उसके कैप्चर कर लेंगे। जिसके बाद बॉस्कॉन कहता है झूठ, झूठ पे झूठ, तुम खाली झूठ कहते जा रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें ये लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करूँगा। एक वॉरियर को हमेशा उसकी प्राइड को फॉलो करना चाहिए, उसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे अपने जस्टिस और ऑनर के प्रिंसिपल पे चलना चाहिए। जिसके बाद ये स्पीच सुनने के बाद हम देखते हैं कि एडन कहता है कि अब मैं उन लोगों को बताऊंगा और अब अपनी सीक्रेट टेक्निक से उन लोगों को मज़ा चखाऊंगा अगली बार। दूसरे सीन में हम यहाँ पर कैसल में देख रहे होते हैं कि यहाँ पर बैटल में जो जीते रहते हैं इसी वजह से ऑनर करने के लिए काउंट का टाइटल दिया जा रहा होता है ग्रिफिथ को। और ग्रिफिथ को कहती है कि तुमने वॉर लड़ा बिना डरे और जितना हमारे लिए किया उसके लिए हम तुम्हें ये काउंट का टाइटल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रिफिथ को काउंट का टाइटल मिल जाता है। काउंट टाइटल एक नोबिलिटी का टाइटल रहता है, या तो उसे एक बेसिकली रैंक अप भी बोल सकते हैं। जिसके बाद ये बात जर्नल को पता चलती है और तभी जर्नल जा रहे होते हैं और वो तीन वर्कर को सुन लेते हैं बात करते हुए कि ग्रिफिथ बहुत ज़्यादा हैंडसम है और अब उसे काउंट का टाइटल भी मिल चुका है, उससे काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ अट्रैक्ट होती है और वो नोबल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो नोबल्स तो बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए रूड है और उनसे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हर चीज़ के अंदर ही। और ये बात सुन लेता है जर्नल जूलियस और ये सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ग्रिफिथ के ऊपर और वो उन वर्कर को कहता है कि तुम्हें अपना ज़बान पे ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से जाता है मिनिस्टर से मिलने के लिए। मिनिस्टर जूलियस को कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा उदास लग रहे हो, आखिर ऐसा क्या हो गया है जो आप इतने उदास दिख रहे हो।
जूलियस मिनिस्टर को पूछता है कि क्या किंग ने टीम को एस्कॉर्ट कर दिया फॉल हंट के आने वाले के लिए, क्योंकि मेरे यूनिट जो वाइट ड्रैगन नाइट्स है उससे ही असाइन होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा डेली टास्क करते आ रही है। मिनिस्टर कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने सुना हो कि बैंड ऑफ द हॉक को रिक्वेस्ट किया गया है इंपीरियल के द्वारा कि वो फॉल हंट में आए। जिसके बाद जूलियस कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। मिनिस्टर कहता है ये न्यूज़ पक्की है, मुझे सही इन्फॉर्मेशन आई है। जूलियस कहता है ये बिल्कुल बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है। फॉल हंट एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जहाँ पर किंग बात करते हैं और अपना गुड रिलेशनशिप बनाते हैं आसपास के फ्यूडल लॉर्ड से हंटिंग करके। तो ये कैसे हो सकता है, हमारी ही वाइट ड्रैगन नाइट से सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो उन लोगों को किस तरीके से वो ले रहे हैं। हम ही नोबल है, हम नोबल्टी है, इसलिए हम लोगों को ही असाइन करना चाहिए। तो आखिर वो अभी आए हुए को ऐसा क्यों कर रहे हैं। जूलियस गुस्से में आके कहता है कि आखिर किंग क्या सोच रहे हैं, आखिर वो ये सब क्या सोच के फैसला ले रहे हैं। हमारी वाइट ड्रैगन नाइट्स ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इस यूनिट के इस किंगडम के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट है। जहाँ पर मिनिस्टर कहता है बुरा मत मानना, बट वो स्ट्रॉन्गेस्ट थी, अब स्ट्रॉन्गेस्ट होते ही जा रही है बैंड ऑफ द हॉक। और ये फैक्ट है कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इनक्रेडिबल है, और उन्हें हराया नहीं जा सकता। और अभी तक हराए जाने के कुछ साइंस भी नहीं है कि आने वाली वॉर में वो हारेंगे या वो। और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो उनके ऑनर और उनके अचीवमेंट बढ़ते रहेंगे। और ये बात तुम भी जानते हो जूलियस के जो किंग है वो उस लड़की की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और क्या पता ऐसा अगर होते रहा तो क्या पता वो एक दिन जर्नल भी बन जाए। जूलियस ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तुम बकवास बिल्कुल बंद करो, मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं कभी उस लड़के को जर्नल नहीं बनने दूंगा। मेरे होते हुए उस तरीके का मशीनरी कॉमनर ऐसा नहीं कर सकता, वो कभी जर्नल नहीं बन सकता, वो मेरी जगह नहीं ले सकता। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है उसे क्या लगता है वो मेरी जगह लेगा। और जूलियस को ये बात उसके ईगो पे लग जाती है। वो कहता है कि मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद मिनिस्टर कहता है मैं भी ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं भी ये नहीं चाहता हूँ कि ये हो। तभी मिनिस्टर जूलियस को आइडिया देते हुए कहता है कि फॉल हंट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इवेंट है, वहाँ पर अलग अलग तरीके के जानवर रहते हैं जो नोबल के बीच में रहते हैं, और उन लोगों को पेड़ के बीच में वो छुपे रहते हैं और इतने खतरनाक रहते हैं, तो उन्हें तो मारना ही होता है क्रॉसबो से। और वो कहता है कि उन क्रॉसबो अगर डेंजर हो और उसके अंदर जहर लगा हो तब जाके अलग बात हो, अगर उस क्रॉसबो को उस बीस्ट के ऊपर लॉन्च करे तो। बेसिकली वो जूलियस को ये आइडिया देता है कि क्यों ना ग्रिफिथ के ऊपर एक अटैक कराया जाए, वो भी पॉइजन क्रॉसबो के साथ में। और ये आइडिया सुन के जूलियस कहता है कि ये इंटरेस्टिंग है, एक कॉमिनर को, एक गरीब को मारने के लिए इससे अच्छी मौत कौन सी हो सकती है, ये मौत सही रहेगी उसके लिए। और ये सब आइडिया जूलियस को और कोई नहीं मिनिस्टर दे रहा होता है मैनिपुलेट करते हुए। जिसके बाद हम फॉल हंट वाले दिन देखते हैं जहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड आए थे काफ़ी सारे, और यहाँ पर किंग जो रहते हैं वो लोग मिलके हंट कर रहे होते हैं। जहाँ पर वो कहते हैं कि ये इतने आसानी से पकड़ में तो नहीं आएंगे, तो क्या किंग हमारे साथ आगे कंटिन्यू कर पाएंगे ये सब कुछ चीज़ें। जहाँ पर किंग कहते हैं अब मैं उतना जवान नहीं हूँ जितना मैं पहले हुआ करता था, अब मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ, और इसलिए अगर मैं साथ आऊँगा तो मुझे ये डर है कि इससे उन लोगों की भी मुसीबत बढ़ेगी, और वो मैं नहीं चाहता। जूलियस यहाँ पर ग्रिफिथ को देख रहा होता है। ग्रिफिथ यहाँ पर शार्लेट की प्रोटेक्शन के लिए खड़ा रहता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जूलियस ने जो आदमी हायर किया रहता है वो भी आ जाता है। यहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड एक फॉक्स को हंट करने के लिए उसके पीछे जा रहे होते हैं, और वो फॉक्स पेड़ के पीछे छुप जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि ये देख के गर्ड्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो कहता है कि ये कैसा काम है, हमें इस काम के लिए यहाँ पर आना पड़ रहा है। रिकिड कहता है तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वो कहता है कि हम ये नोबल्स के लिए ये काम करने के लिए आए हैं, हम यहाँ रह के खाली देखने का। जहाँ पर जूडो कहता है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है बैटलफील्ड से, और यहाँ पर हमारा खून भी नहीं बहेगा। जहाँ पर गर्ड्स कहता है मुझे अपनी स्वॉर्ड चलाना पसंद है, ये मेरा नेचर है। जहाँ पर क्रॉकस कहता है कि इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम तुम्हारे को और कुछ सूझता नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, हम ये जो कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ऑनर का काम है। पहले एस्कॉर्ट किया जाता था फॉल हंट वाइट ड्रैगन्स के द्वारा, अब वाइट ड्रैगन्स को छोड़ के अब ये काम हमें मिल रहा है, तो इसलिए हमने उन्हें पीछे छोड़ कर ये हासिल किया है, यहाँ तक आने में, लड़ने में और ये स्टेटस पाने में। तो तुम्हारी हिम्मत कैसी होती है इस काम को बकवास और बोरिंग बोलने की। और ये बोलकर क्रॉकस बहुत ज़्यादा भड़क जाता है गर्ड्स के ऊपर। प्रिंसेस शार्लेट यहाँ पर ग्रिफिथ के साथ रहती है, और ग्रिफिथ प्रिंसेस शार्लेट को देख रहा होता है। जिसके बाद प्रिंसेस शार्लेट ग्रिफिथ को देखती है वापस से, और अपनी नज़रें छुपाते हुए कहती है ये पहली बार है जब मैं यहाँ पर हंटिंग पे आई हूँ, मुझे खून खराबा बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मैं पहले कभी नहीं आई हूँ, मेरे फादर ने मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती करके लेके आए हैं, इसलिए मैं ये बार आई हूँ।
मैं हमेशा सोचती हूँ कि आखिर ये सब करके क्या मिलता है। आखिर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे हो सकते हैं, लोगों को एक दूसरे को लड़के क्या मिलता है। जिसके बाद ग्रिफिथ पेड़ से एक पत्ता तोड़ता है और उससे एक सीटी बजाता है और ये आवाज़ निकालता है। तो ये देखकर प्रिंसेस शार्लेट को भी वो आवाज़ अच्छी लगती है, इसलिए वो भी उस पेड़ के पत्ते को लेकर आवाज़ निकालने लग जाती है। और ये कास्का देख रही होती है कि वो दोनों कितने खुश हैं एक साथ में। जहाँ पर हम देखते हैं कि जूलियस अपने आदमी को बताता है ग्रिफिथ के बारे में और उसे कहता है कि जब तुम्हें अच्छा टाइम मिले, जब तुम्हें वो अकेला लगे और बेस्ट चांस रहे, तभी तुम उसके ऊपर हमला करना। जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ जो फ्यूडल लॉर्ड रहते हैं वो यहाँ पर जानवर का शिकार कर रहे होते हैं। वो एक पीक के पीछे अपना एरो मार रहे होते हैं। वो पीक जोर से भागता है और भाग के शार्लेट के घोड़े के ऊपर टकरा जाता है, जिसकी वजह से शार्लेट का घोड़ा बेकाबू हो जाता है और भागने लगता है। और इसके पीछे ग्रिफिथ भी जाता है और ग्रिफिथ के पीछे हम देखते हैं वो जो हिटमैन रहता है वो भी जाने लग जाता है। ग्रिफिथ शार्लेट के घोड़े के पीछे जाता है और उसे जाकर रोक डालता है और ये देख के शार्लेट उसे गले लगा लेती है और वो रोने लग जाती है क्योंकि वो डर गई होती है। और वो यहाँ पर ग्रिफिथ से कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी घोड़ा इतना तेज़ नहीं चलाया है अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर। और वो यहाँ पर शेयर कर रही होती है, फिर वो सोचती है कि मैं क्यों शेयर कर रही हूँ ग्रिफिथ के साथ में, और वो चुप हो जाती है। तभी यहाँ पर ग्रिफिथ अपने घोड़े के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, जहाँ पर हम वो देखते हैं कि जो हिटमैन रहता है वो अपनी क्रॉसबो से ग्रिफिथ के ऊपर हमला कर देता है और वो ग्रिफिथ के शील्ड के आर पार चले जाती है और ग्रिफिथ पानी में गिर जाता है। ये देखकर उसके पीछे गर्ड्स और कास्का आ रहे होते हैं। कास्का ग्रिफिथ को उठाते हुए कहती है क्या तुम ठीक हो? जहाँ पर गर्ड्स प्रिंसेस को पूछता है कि तुमने देखा ये कौन किया? प्रिंसेस आखिर ये एरो कहाँ से आई और किसने इसके साथ ये किया? जहाँ पर वो हिटमैन रहता है वो कहता है कि इसके अंदर इतना पॉइजन है कि अगर हल्का सी भी स्क्रैच हो गया तो ये मरने ही वाला है और ये तो एरो उसके अंदर घुस ही चुकी है। जहाँ पर सभी लोग जमा हो जाते हैं और ग्रिफिथ अपने चेस्ट से वो एरो को निकालता है और उसके बाद वो कहते हैं कि क्या हुआ, तुम ठीक हो ग्रिफिथ? और यहाँ पर वो एरो के अंदर पॉइजन देखता है। वो कहता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉइजन है बट मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बच गया, इसने मेरी शील्ड की तरह काम किया। जहाँ पर वो अपना बेलेट निकालता है वो कहता है अनफॉर्चुनेटली उसकी एरो इस नेकलेस पे लगी और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ पर गर्ड्स वो देख के कहता है डेविल्स लक। जिसके बाद भी कास्का उसे कहती है कि तुम अपनी शील्ड उतारो, मुझे देखना है कि तुम इंजर्ड हो कि नहीं हो। जहाँ पर ग्रिफिथ कहता है कि नहीं, मुझे एक खरोच तक नहीं है, मैं बच चुका हूँ। जिसके बाद में प्रिंसेस रोने लग जाती है और वो कहती है ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, अगर मेरा घोड़ा बेकाबू नहीं होता तो आपके साथ ये सब नहीं होता। ग्रिफिथ कहता है कि मेरा ड्यूटी है आपको प्रोटेक्ट करना, आप इस पर बुरा मत मानो। जहाँ पर उस सभी लोग कहते हैं कि आखिर कौन कैप्टन को मारना चाहता है। जहाँ पर गर्ड्स झाड़ियों में ढूंढने के लिए जाता है कि आखिर ये कौन किया और अपने आदमियों को भी कहता है कि ढूंढो आसपास कोई दिख रहा है क्या। जूलियस ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि ग्रिफिथ बच गया है और ग्रिफिथ जूलियस को देखकर यहाँ पर अपना एक इविल लुक देता है और वो कहता है कि ये जहर बहुत ही ज़्यादा महंगा लग रहा है, कोई भी गरीब इसे खरीद नहीं पाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो हिटमैन जूलियस से माफ़ी मांग रहा रहता है और जूलियस कहता है कि अब सभी लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वो असैसिन ट्यूडर से भेजा हुआ था और उसने प्रिंसेस के ऊपर हमला किया और ग्रिफिथ ने उसे बचा लिया और ग्रिफिथ सारा क्रेडिट खा रहा है। सभी कॉमिनर और सभी लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं जैसे वो कोई हीरो हो और उसकी तरह उसकी पूरी न्यूज़ फैला रहे हैं। इसी तरीके से था हमने उसका स्टेटस बढ़ाने में उसकी मदद कर दिया। जहाँ पर वो कहता है मैंने उसे वो एरो मारा था बट मुझे नहीं पता था कि उसके चेस्ट में लगी या नहीं लगी। जहाँ पर जूलियस कहता है तो क्या ये एक्सप्लेनेशन मैं जाके मैजेस्टी को दूँ, क्या मैं उन्हें बताऊँ कि मैंने ही ग्रिफिथ को मरवाने की किया था और ग्रिफिथ बच गया। और तभी हम देखते हैं कि बाहर खड़े रह के ये बातें लेडी एक सुन रही रहती है। जूलियस कहता है वो मुझे इस तरीके से घूर के देख रहा था जैसे उसके पास कोई पावर हो मेरे ऊपर, हम दोनों की दुनिया काफ़ी ज़्यादा अलग है। और यहाँ पर जूलियस स्टेटस की बातें कर रहा होता है कि वो एक कॉमनर है और मैं रॉयल ब्लड हूँ। वो कहता है कि थोड़े सेकंड के लिए उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी थी जैसे एक चील अपने शिकार को देख रही हो और यहाँ पर बस वो ग्रिफिथ के बारे में ही सोच रहा होता है कि ग्रिफिथ उसे किस तरीके से देख रहा था। और वो कहता है वहाँ पर कितने सारे फ्यूडल लॉर्ड भी थे, क्या पता वो उसको देख रहा हो मेरे को ना देख रहा हो। जहाँ पर अगले सीन में ग्रिफिथ हम देखते हैं कि बैठ के एक लेटर लिख रहा रहता है। तभी गर्ड्स भी उस लाइब्रेरी में आता है और ग्रिफिथ कहता है कि मेरा बस होने आया। जब हमारा स्टेटस बढ़ता है तो हमें बस लड़ाई नहीं करनी होती है, हमें और सारी भी चीज़ें करनी होती है, बैटल के बारे में जानना होता है। और वो कहता है मैंने यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी बुक को क्यूरियोसिटी से पढ़ लिया, हिस्ट्री, फिलोसफी, केमिस्ट्री, टैक्टिक्स, यहाँ तक कि मेकअप कैसे लगाते हैं, हाथ कैसे धोते हैं, कुकिंग कैसे करते हैं, यहाँ पर ये सारी बुकें तक भी है। तो गर्ड्स ग्रिफिथ को कहता है कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। तभी हम ग्रिफिथ को देखते हैं कि वो एक लेटर के ऊपर सील लगाकर उस लेटर को बंद कर रहा होता है और
वो थोड़ी देर बैठता है और बैठ के सोचता है, जिसके बाद वो कहता है कि मुझे तुमसे एक काम है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक आदमी को मार दो मेरे लिए। और हमें एक दूसरा सीन दिखाता है कैसल के अंदर, जहाँ पर रात हो रही होती है और गट्स अपने आप को पूरी तरीके से ढक के कैसल में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। ग्रिफिथ कहता है गट्स को कि ये जो एरो है इसके अंदर जो जहर लगा है वो एक डेडली बीन का है जो बहुत ज़्यादा महंगी आती है और हाल फिलहाल में इसे कोई भी नहीं खरीदा है, इसे बस एक ही रॉयल ब्लड ने खरीदा है जिसका नाम है जूलियस। और उसकी वाइट ड्रैगन आर्मी के अंदर एक ही आर्चरर है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जिसका नाम हेल है। और मैंने सुना कि आज वो हेल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था और हेल से आजकल उसकी बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। मैंने एक औरत को उसके पीछे लगाया था और जूलियस की ऑफिस से ही हेल आज बाहर आया था और जूलियस उससे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। क्योंकि मैं बच चुका हूँ। गट्स कहता है तो ये एक असैसिनेशन था, ये जानबूझ के प्लान किया गया था। ग्रिफिथ कहता है कि हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मारो और इसमें फेलियर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसमें तुम्हारी आइडेंटिटी भी हाइड रहनी चाहिए, डिफ़िकल्टी इसमें बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या ये तुम टास्क करोगे मेरे लिए। जहाँ पर गट्स कहता है कि तुम्हें पूछना नहीं है, तुम्हें मुझे ऑर्डर देना चाहिए कि ये कर दे और मैं वो कर दूंगा। जिसके बाद वो स्माइल कर रहा होता है ग्रिफिथ को देख के और उसके बाद वो निकल जाता है असैसिनेशन के लिए और एपिसोड यहाँ पर ये वाला ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम गट्स को देखते हैं जो यहाँ छत पे छुपा रहता है और वो जूलियस को देख रहा रहता है। जूलियस यहाँ अपने बेटे को ट्रेन कर रहा रहता है और वो अपने बेटे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हमले करता है जिसकी वजह से उसका बेटा गिर जाता है और यहाँ पर अपने बेटे को उठाते हुए कहता है चलो खड़े हो जाओ, क्या तुम यही कर सकते हो, इसीलिए तुम रॉयल ब्लड में पैदा हुए हो। और वो अपने बेटे को मार रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हारा एनिमी कभी तुम्हें आराम करने का मौका नहीं देगा, ना तुम्हें कभी रेस्ट करने देगा। तभी वहाँ पर हसन आके कहता है कि योर मैजेस्टी प्लीज़ आज के लिए इतना ही कर दो। तो हसन को वो कहता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो हसन, मुझे इसे सिखाने दो। और वो कहता है कमांडर होने के नाते इसे स्ट्रांग होना चाहिए, आखिर आगे जाकर इसे भी बनना है और ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, इसे वाइट ड्रैगन के लिए स्ट्रांग होना ही होगा। और आगे जाके ऐसा भी पॉसिबल है कि ये लेडी शार्लेट से शादी कर ले और पूरे मिडलैंड पे राज करे और इसीलिए तो ये रॉयल्टी है। जो रॉयल ब्लड में पैदा हुए रहते हैं उन लोगों के लिए बर्डन होता ही है और जो रॉयल ब्लड में नहीं पैदा होते हैं तो उन लोगों की डेस्टिनी में ही ये बर्डन लिखा रहता है। चलो एक बार हो जाए, मुझे देखना है कि तुम मेरे साथ आखिर और एक बार किस तरीके से लड़ते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूलियस यहाँ अपने बेटे के साथ में वापस से डुएल करने लग जाता है, बट इस बार वो अपने बेटे के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से उसका बेटा गिर जाता है। और जूलियस कहता है आज के लिए इतना ही हुआ, मैं तुमसे कल मिलूंगा, अपनी बॉडी को वार्म रखना, कल हम ट्रेनिंग करेंगे वापस से। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। और हसन यहाँ पर जूलियस के बेटे को उठाते हुए कहता है तुम्हारे पे तो बहुत ज़्यादा जख्म आ गए हैं, मैं इसे ठीक कर दूंगा। वो कहता है कि तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, बट इसका मतलब ये नहीं वो तुम्हारे खाली अकेले ही पेरेंट्स है, क्योंकि इसकी मॉम नहीं है, इस वजह से वो चाहते हैं कि तुम अच्छी तरीके से एक नाइट बन जाओ। वो तुम्हारे फादर है, इसलिए तुम उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचना। जहाँ पर अगले उसमें देखते हैं कि यहाँ एक पार्टी चल रही होती है जिसके अंदर ग्रिफिथ को सारी लड़कियाँ घेर के खड़ी रहती है और वो कहते हैं कि तुमने प्रिंसेस को प्रोटेक्ट किया है ना, तुम ही थे ना जिसने प्रिंसेस को बचाया। जहाँ पर ग्रिफिथ कहता है कि आपके वर्ड्स मेरे लिए काइंड है, बट मैं बस एक कावड़ हूँ और कुछ नहीं। जहाँ पर हम देखते हैं रेबेन और लॉर्ड ओवेन आते हैं और वो कहते हैं कि हमने सुना तुम्हारे साथ जो हुआ फॉल हंट में वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, हम बस एक मिडलैंड के एसिड को खोने ही वाले थे जो बहुत ही ज़्यादा कीमती है मिडलैंड के लिए। जहाँ पर ग्रिफिथ कहता है कि नहीं, मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट काम था कि लेडी शार्लेट की ज़िंदगी को बचाना है और इसलिए मैंने उनकी लाइफ को सेव किया। जिसके बाद हम देखते हैं लेडी शार्लेट वहाँ पर आती है और वो कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती जा रही है दिन ब दिन, लगता है लेडी शार्लेट किसी के प्यार में पड़ चुकी है, ऐसा कहते हैं। और ग्रिफिथ स्माइल कर रहा होता है। जहाँ पर हसन आता है जूलियस के पास और वो कहता है कि मुझे माफ़ करना है मेरी ज़बान के लिए, बट मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके लेसन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होते जा रहे हैं और लंबे होते जा रहे हैं, आपको उसके ऊपर थोड़ा ईजी करना पड़ेगा, वो आपका बेटा है। जिसके बाद वो कहते हैं कि मेरी ड्यूटी अच्छी चल रही थी अभी कैसल के अंदर और सब कुछ सही चल रहा था, बट अभी कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जिसकी वजह से मैं इरिटेट हो चुका हूँ और इस वजह से मुझे टेंशन है उसके बारे में। जहाँ पर हसन कहता है कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि आप इतना सब कुछ ज़्यादा ना सोचें और ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूलियस वापस से ग्रिफिथ के बारे में ही सोच रहा रहता है और उसे बॉनफायर के अंदर भी ग्रिफिथ दिख रहा होता है। तभी वो सामने गट्स को खड़ा हुआ देखता है और वो कहता है घुसपैठिया,
कौन है तुम घुसपैठिया? और ये कहकर वो अपनी स्वॉर्ड उठाने जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि गट्स भागते हुए आता है और अपनी स्वॉर्ड निकालते साथ ही सीधा जूलियस के ऊपर एक कट मारता है, जिससे जूलियस का खून निकलने लग जाता है और जूलियस सीधा ज़मीन पर गिर जाता है। जूलियस गट्स को देख के कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वो ग्रिफिथ के साथ। और ये कहते कहते ही वो अपनी आखिरी सांसें तोड़ देता है। तभी यहाँ पर जूलियस का बेटा आ जाता है और वो आवाज़ लगाता है घुसपैठिया। गट्स नोटिस करता है कि उसने अपने आप को हाइड नहीं किया है और जूलियस के बेटे ने उसे देख लिया है और वो भागते हुए सीधा स्वॉर्ड लेकर जूलियस के बेटे के चेस्ट में मारता है, जिसकी वजह से जूलियस का बेटा ऑन द स्पॉट ही खत्म होता है। गट्स अपने हाथ को देखते हुए सोचता है कि उसने ये क्या कर दिया। तभी नीचे से गार्ड्स आने लग जाते हैं और वो कहते हैं योर हाइनेस, और वो सब चिल्लाने लगते हैं घुसपैठिया। गट्स अपना भागते हुए जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उन गार्ड्स को काटते हुए जा रहा होता है और अपने मुंह को पूरी तरीके से कवर कर देता है कि ताकि उसे कोई ना देखे। बट सभी महल वाले लोगों को पता चल जाती है ये खबरें, और तभी हम देखते हैं कि हसन को ये बात पता चलती है और वो कहते हैं कि ऊपर से कुछ आवाज़ आ रही है, घुसपैठिया योर हाइनेस के रूम में घुसा था। जिसके बाद हसन ऊपर जाता है और वो देखता है कि जूलियस मर चुका रहता है और साथ ही साथ जूलियस का बेटा भी मर चुका रहता है। ये देख कर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है इतना बेरहम कौन हो सकता है। और वो जूलियस के बेटे के सर पे हाथ रख के कहता है इसने कभी अपने बाप का प्यार नहीं पाया और ना ही अपने बाप को ये कभी खुश कर पाया। और तभी उसके आंखों पे हाथ रखते हुए कहता है उस घुसपैठिए को ढूंढना, आखिर वो जहाँ पर भी है उसे जिंदा पकड़ना और उसे महल से बाहर जाने मत देना। और हसन रो रहा होता है। हसन बेसिकली एक केयर टेकर रहता है। तभी हम गार्ड्स को देखते हैं जो यहाँ पर लोगों को काटते हुए भागते हुए जा रहा होता है। जितने भी गार्ड्स उसके पीछे रहते हैं वो उन सबको कट ऑफ करते हुए अपना मुंह छुपाते हुए जाता है। तभी वो एक गटर के रास्ते पे पहुंचता है, बट जैसे वो गटर का रास्ता वो खोल रहा रहता है तभी पीछे से कुछ गार्ड्स उसके ऊपर क्रॉसबो फायर कर देते हैं, बट वो बेसिकली गटर में गिर जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होता है। तभी उसे एक ड्रीम आता है और उसे सपना आ रहा होता है जहाँ पर वो गंभीरों के साथ में फाइट कर रहा होता है। जहाँ पर गंभीरों के साथ में लड़ते लड़ते वहाँ पर वो बीस्ट आ जाता है, जॉर्ड आ जाता है, जहाँ पर जॉर्ड गंभीरों को बीच से काट देता है। और ये देखकर गट्स शॉक हो जाता है और तभी वो अपनी जान बचा रहा होता है। अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है और वो अपने आप को पाता है कि वो गटर में है और वो अपने सर पे जैसे ही हाथ रखता है वो देखता है कि उसके सर से भी खून निकल रहा है। वो कैसा तैसा करके वहाँ से उठ के आगे जाने लग जाता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर बाहर में सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं कि ग्रिफिथ अब वहाँ पर अच्छी मील खा रहा रहेगा और हम यहाँ बाहर में बैठे हैं, जहाँ पर कास्का कहती है उसके बारे में टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, वो बस फॉर्मेलिटी कर रहा होगा कहीं ना कहीं। रिकिट कहता है कि आखिर गट्स कहाँ पर है। क्रोकस कहता है कि आखिर वो अपनी स्वॉर्ड के साथ ही किधर ना किधर प्रैक्टिस कर ही रहा होगा। उतने में कास्का कहती है कि आज उसकी कंपनी और मेरी कंपनी के बीच में ड्रिल्स थी, यानी उन लोगों को प्रैक्टिस करना था, बट वो कहाँ चले गया क्या मालूम। जब तक उसे कोई नोटिस दे ना बुलाए ना तब तक वो आता नहीं है। जिसके बाद हम गट्स को देखते हैं जो वहाँ बार में पहुँचता है और वो दरवाज़ा खोलता है। उतने में कास्का उसके पास जाके कहती है आखिर तुम सुबह से कहाँ थे, आखिर इतने टाइम से तुम कहाँ चले गए थे, तुमने हम लोगों के लिए काफ़ी सारी मुसीबतें खड़ी करके रखी है। जिसके बाद वो कहती है आखिर तुम्हें परवाह भी है कि नहीं अपनी यूनिट के बारे में, अपनी ग्रुप के बारे में। जिसके बाद वो एरो को देखती है और वो कहती है ये क्रॉसबो है ना, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है, तुम कहाँ थे। जहाँ पर गट्स ग्रिफिथ के बारे में पूछता है कि आखिर ग्रिफिथ कहाँ पर है, जहाँ पर वो कहती है कि वो लेडी शार्लेट के साथ में पैलेस में रहेगा और वो वहाँ से चले जाता है। कास्का गट्स को रोकने की करती है बट गट्स रुकता नहीं है, इसलिए वो उसके पीछे चले जाती है। जहाँ पर हम पैलेस में जाते हुए गट्स को देखते हैं, जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ता है वो देखता है कि ग्रिफिथ और लेडी शार्लेट उस पैलेस के एंट्रेंस के पास ही खड़े रहती है। तभी पीछे से कास्का आती है और वो कहती है कि तुम इस हालत में उन लोगों के सामने जाओगे, इस आउटफिट के अंदर, क्या तुम्हें ज़रा भी परवाह है कि नहीं ग्रिफिथ के बारे में कि कितनी शर्मनाक बात आ जाएगी उसके ऊपर। जिसके कास्का गट्स को कहती है कि तुम यहीं पर रुको जब तक उन लोगों का ख़त्म नहीं हो जाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि कास्का यहाँ पर अपना कपड़ा एक काटती है और अपने कपड़े से काट के वो एक पीस गट्स के हाथ पे बांधती है क्रॉसबो को निकालने के बाद। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रिफिथ यहाँ क्वीन से बात कर रहा होता है और क्वीन उससे वही सवाल पूछती है कि आखिर मर्दों को ये लड़ाई झगड़ा क्यों पसंद है, आखिर ये खून खराबा क्यों पसंद है, आखिर वो वॉर क्यों नहीं रोक सकते और वो सब ब्लड शेड उन लोगों को ये सब करना क्यों पसंद है। जिसके बाद ग्रिफिथ कहता है आपने ये सवाल हंटिंग फील्ड में भी मेरे से कहा पूछा था माय लेडी। तभी यहाँ पर ग्रिफिथ प्रिंसेस के सवालों का जवाब देता है और वो कहता है हथियारों का इस्तेमाल इसलिए होता है या तो क्लेम करने के लिए या तो प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेशियस चीज़ को अपनी, जैसे कि फैमिली हो या लवर हो। और ये यहाँ पर गट्स और कास्का उन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं।
तभी ग्रिफिथ कहता है कि कुछ लोगों का सपना रहता है इस दुनिया पे राज करने का, चाहे उस सपने के लिए उनकी पूरी जिंदगी ही उसके पीछे क्यों ना चले जाए। और किसी किसी का सपना रहता है, कुछ कुछ अलग ऐसे रहते हैं जो अकेले ही अपना सपना पूरा करते हैं, एक तूफान की तरह सभी लोगों के सपने उड़ाते हुए काफी सारे हजार 100 सपनों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और एक इंसान ही रहता है जिसका सपना उसे जिंदगी में जीने का कुछ राह देता है, और सपना ही है जो उसे मारने में भी मदद कर सकता है। अगर एक इंसान का सपना उसे कंप्लीट ना हो तो भी उसे अपनी जिंदगी लगा देनी चाहिए उसके सपने पूरे करने के लिए। जिसके बाद वो लेडी शार्लेट को कहता है मुझे माफ करना, मैं अलग ही बात करने लग गया था। और वो कहता है कि तुम बोर हो गई होगी, है ना। जिसके बाद लेडी शार्लेट कहती है मैंने कभी किसी आदमी से इतनी बात नहीं करी हूँ पहले, बट मुझे लगता था सबकी तरह तुम भी बिल्कुल वैसे ही होगे जैसे सभी लोग रूड और अरिस्टोक्रेटेड है। मुझे तुमको देख के भी वैसे ही लगा था, पर अब मुझे वैसा फील नहीं होता है। तुम किस तरीके से इतने सारे लोगों को कमांड करते हो, तुम इतने जवान हो, तुम मुझे बच्चे की तरह लगते हो, और मैं बिल्कुल गलत थी। और अब मुझे तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है तुम बिल्कुल अलग पर्सन हो। तुम मुझे एक फिलोसोफर की तरह अपने आइडियाज़ मेरे दिमाग के अंदर भर रहे हो। तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो ग्रिफिथ, और इसी वजह से तुम्हारे दोस्त भी अट्रैक्ट होते होंगे, और तुम्हारे चार्म की वजह से ही वो लोग आज तुम्हारे साथ में है। जहाँ पर ग्रिफिथ कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, वो मेरे दोस्त नहीं है, वो सिर्फ मेरे सोल्जर है, वो बस मेरी टीम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वो मेरे टीममेट्स है जो मेरे सपने पूरे करने में मेरी मदद कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो लोग मेरे दोस्त होंगे। एक फ्रेंड, असली फ्रेंड मैं उसके मानता हूँ जो सिर्फ अपने सपना पूरा करने में अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाए, ना कि किसी और के सपने पूरे करने में। वो अगर इंडिपेंडेंट हो, वो खुद के सपने फॉलो करे, खुद का अपना रास्ता ढूंढे कि उसे क्या करना है बिना किसी की गाइडेंस के, मदद के। और अगर उसके सपने के बीच में कोई भी आए तो वो उसे पूरी तरीके से क्रश कर दे, चाहे उसके सपने के बीच में मैं ही क्यों ना आऊँ। बट जो इंसान अपने सपने के लिए लड़ सकता है, मैं उसे ही अपना सच्चा दोस्त मानता हूँ। वही होता है एक असली दोस्त जो अपने सपने के लिए लड़ता है, जो मेरे बराबरी का है, जो सिर्फ मेरे इक्वल में आएगा। और ये सुनकर गर्ट्स बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ग्रिफिथ का आखिर असलियत उसे पता चल गई कि ग्रिफिथ किसी को अपना दोस्त नहीं मानता, यहाँ तक कि गर्ट्स को भी। और गर्ट्स ग्रिफिथ का एक न्यू रूप देख रहा होता है। जिसके बाद लेडी शार्लेट ग्रिफिथ को कहती है तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। जहाँ पर ग्रिफिथ कहता है हाँ, इसी वजह से तो मैं सब कुछ अटेंड कर पा रहा हूँ और आपसे बात कर पा रहा हूँ इस किंगडम के अंदर, माय लेडी प्रिंसेस। और ये सुनकर शार्लेट बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है और वो कहती है कि क्या तुम मुझे अपना सपना बताओगे ग्रिफिथ, कि तुम्हारा सपना क्या है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और वो कहती है मुझे न्यूज़ देनी है, जूलियस मर चुका है और साथ ही साथ उसका बच्चा भी मर चुका है। एक घुसपैठिए ने घुस के उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। और ये सुनकर शार्लेट बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, बट ग्रिफिथ अंदर ही अंदर स्माइल कर रहा होता है। उसे पता रहता है ये सब कुछ ग्रिफिथ का ही कराया हुआ है। तभी हम देखते हैं कि दो लोग कहते हैं कि वॉर ख़त्म होने वाली है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ये वॉर जीत जाए और हमारा जो एंजल गार्ड है, यानी ग्रिफिथ की लोग बात कर रहे होते हैं, वो हमें मिडलैंड का एंजल गार्ड ये वॉर जिताने में हमारी मदद कर देवे। उतने में वहाँ पर ग्रिफिथ आ जाता है और वो कहते हैं कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तभी हम मिनिस्टर को देखते हैं जो ग्रिफिथ को कहता है कि आप बाहर जाने वाले हो। जिसके बाद ग्रिफिथ मिनिस्टर फॉस से कहता है कि हाँ मैं बाहर जा रहा हूँ। जिसके बाद मिनिस्टर फॉस कहते हैं तुम अब एंजल डीटी बन चुके हो, यानी अब ग्रिफिथ का रैंक अप हो चुका है और मैं दुआ करूँगा तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए। जिसके बाद ग्रिफिथ कहता है कि हाँ मैं भी अपने पूरे दिल से काम करूँगा। और मिनिस्टर फॉस कहता है कि मैं ये बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करूँगा कि जिस तरीके से असैसिनेशन हुआ, बेचारे मास्टर के साथ साथ उन लोगों ने उनके बच्चे को भी मार दिया। वो तो बस एक बच्चा था, आखिर ये कौन कर सकता है, ये शैतान का ही काम हो सकता है। जिसके बाद ग्रिफिथ कहता है कि नहीं, ये शैतान का नहीं, ये इंसान का ही काम है मिनिस्टर। जिसके बाद मिनिस्टर फॉस कहते हैं अच्छा मैंने तो ये भी सुना हो कि आप जो फॉल हंट में गए थे तो वो एरो आपके ऊपर फायर हुआ था, ना कि लेडी शार्लेट के ऊपर। आखिर कौन इतने हम्बल कमांडर को मारना चाहेगा, आखिर कौन है जो आपको ये टारगेट करना चाहेगा। तभी ग्रिफिथ यहाँ पर मिनिस्टर फॉस को कहता है वो हमलावर ट्यूडर एम्पायर से नहीं था, वो हमारे कोर्ट से ही था, यानी हमारे कैसल से ही था। जिसके बाद वो कहते हैं अच्छा रॉयल कोर्ट से, तो मैं देख रहा हूँ रॉयल कोर्ट के अंदर कुछ लोग लगता मिलकर प्लॉटिंग कर रहे हैं और बुरे काम कुछ चालू कर दिए हैं और लोग बस मरते जा रहे हैं अंदर और कैसल के बाहर भी, और ये सब काम यहीं पर लगता हो रहा है। जिसके बाद ग्रिफिथ कहता है मैं जितना हो सके उतना कैसल से दूर रखने की करूँगा ये सब चीज़ों को, और वो वहाँ से चले जाता है। मिनिस्टर फॉस सोचता है कि क्या ये ग्रिफिथ नहीं कराया है। जिसके बाद वो कहता है कि हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये एक एक्सीडेंट होता तो ही यह बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती, बट ऐसा नहीं है। क्या उसे पता तो नहीं चल गया मेरे बारे में,
और वो यहाँ सोच रहा होता है कि क्या ग्रिफिथ को मिनिस्टर फॉस के बारे में पता चल गया कि नहीं। और मिनिस्टर फॉस कहता है कि नहीं, उसके बाद उसे तो मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, एक भी एविडेंस ही नहीं है मेरे खिलाफ। जिसके बाद हम देखते हैं